व्याख्यान देने की मुझे आदत नहीं। मैं भाई साहब को कल से यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे कुछ बोलने के लिए ना कहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लेकिन आप प्रश्नोत्तरी में चाहे मुझसे 10 घंटे आप बात कर लीजिए, आप जो विषय में होगा, जो संभव होगा, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन भाई साहब का आग्रह है तो मानना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ डायबिटीज पे बोलना पड़ेगा। मैं क्यों बोलने से बचना चाह रहा था, क्योंकि आज 2021 में डायबिटीज कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जिसके विषय में कोई ना जानता हो। एक सामान्य जानकारी अधिकांश लोगों को है, और ये प्रबुद्ध वर्ग जो हमारे साथ आज है, यह तो उसमें अच्छा खासा दखल रखता है। जो अब वहीं से मैं शुरू करूं, डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कैसे होती है, डायबिटीज में क्या क्या हो सकता है, तो ये सब बातें आप लोग सुन चुके हो, जानते हो, और इसमें कोई नयापन नहीं लगेगा। तो एक शुरू से कार्यक्रम के प्रति एक अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मैं इससे बचना चाह रहा था। अभी भी मैं आप लोगों से बहुत ही एक सूक्ष्म संबोधन रख के, और उसके बाद मैं बॉल को दोबारा भाई साहब के कोर्ट में डालना चाहूंगा कि जो शंकाएं हैं, हम उनके समाधान की तरफ अगर ज्यादा अग्रसरित हों तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। डायबिटीज के विषय में शंकाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शिक्षित हो अशिक्षित हो, हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो डॉक्टरी सीख के पैदा होता है। डॉक्टरी में दखल हर कोई रखता है, और मानो या ना मानो, मांगो या ना मांगो, हम अपनी सलाह देने में हमेशा आगे रहते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति के मुंह से निकला नहीं कि मुझे शुगर हो गई, अरे अरे तो शुगर, ठहरो ठहरो मैं बताता हूँ क्या करना है, तो ये एटीट्यूड होता है हम में से अधिकांश लोगों का। और आज के समाज में जो हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन बहुत व्यापक है, तो इंफॉर्मेशन तो व्यापक है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन उससे भी ज्यादा व्यापक है। उसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारा ये जो हमारे हाथों में एक पकड़ा दिया गया फोन, और फोन में डाल दिया गया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम बहुत तेजी से मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं। और फिर जैसे कहा गया कि झूठ के पांव नहीं होते, सच धीरे धीरे रेंग रेंग के चलता है और झूठ उड़ता हुआ चलता है। तो वह बातें हमारे बीच में जो कुछ शंका वाली होती हैं, जो कंट्रा व्यू होता है, वो बहुत तेजी से फैलता है। और अगर सही बात की बात करें तो उसको फैलाने वाले, उसमें रुचि लेने वाले ज्यादा लोग नहीं। तो डायबिटीज में मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहूंगा क्या है, क्यों होती है, क्या करें क्या ना करें, बस एक बिंदु पे सीधे उछल के उसके अंतिम बिंदु पे आ जाना चाहूंगा कि हमारे सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि हम डायबिटीज को कंट्रोल रखें और स्वस्थ रहें। तो एक ही ऑप्शन है, डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल, परफेक्ट कंट्रोल, लाइफ लॉन्ग कंट्रोल, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। डायबिटीज में हुआ क्या, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई। हमारा शरीर है एक मशीन है, और उस मशीन में जैसे कार के इंजन में मोबिल ऑयल घूमता है, हमारे शरीर में रक्त घूमता है। अब मोबिल ऑयल में अगर कचरा डाल के हम इंजन में घुमाएं तो इंजन बैठेगा नहीं बैठेगा, आप जानते हैं। तो हमारे शरीर में जो रक्त पूरे शरीर की एक एक कोशिका में जा रहा है, उसमें शर्करा मिला दी गई, शुगर मिला दी गई, मात्रा बढ़ा दी गई उसकी। तो शुगर क्या है, एक मात्रा से अधिक कोई भी चीज हो कचरा है। शुगर हो वो भी कचरा, कोलेस्ट्रॉल हो वो भी कचरा, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो वो भी कचरा, तो हर चीज कचरा। वह हमारे शरीर रूपी इंजन को बैठा देगी। तो हमें शरीर के इंजन को ठीक तरह से चलाना है, तो उसके अंदर जो जो चीजें जा रही हैं उन चीजों पे हमें नियंत्रण रखना होगा। उसकी पूरी अवस्था को, पूरी जितना एनवायरनमेंट है वहां के पॉल्यूशन को हटाना होगा, उस एनवायरनमेंट को हमें क्लीन करना। तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ये दो चीजें हैं जो शरीर के, जो हमारे रक्त में कचरे हैं, उनको हम नहीं साफ करेंगे तो इंजन जल्दी बैठेगा। शुगर तो थोड़े बहुत लक्षण देती भी है, कोलेस्ट्रॉल तो लक्षण भी नहीं देता। वो हमारी जो खून की नलियां हैं उनको अंदर ही अंदर से ब्लॉक करता जाता है। और शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, एक आया आगे पीछे दूसरा आएगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल
खून की नलियों को अंदर अंदर ब्लॉक करता जाता है। तो जो खून की नली ब्लॉक होती जाती है वह हमारे शरीर के रक्त संचार को रोकती जाती है। जहां की ब्लॉक हुई वहां का रक्त संचार कम हुआ। रक्त ही के माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन पहुंचती है। पेट्रोल क्या है? हमारे शरीर का ईंधन। हमारी गाड़ी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, जो शुगर के रूपी पेट्रोल के ऊपर चलती है। तो शुगर के बगैर तो हमारा काम नहीं चलना। शुगर तो हमें चाहिए ही चाहिए, वरना गाड़ी हमारे वहीं बैठ जाएगी। लेकिन शरीर में जरूरत से मात्रा अगर शुगर की ज्यादा हो जाएगी तो वह उस इंजन को वो भी बैठालती है। उससे हमें बचना है। तो कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से खून की नली ब्लॉक हो जाती है, रक्त नहीं पहुंचता जिन जिन कोशिकाओं को, वो बेकार हो जाती है। उनको ना ऑक्सीजन मिलेगी ना शुगर मिलेगी और वो बेकार हो जाएंगी। उसी से हार्ट अटैक पड़ता है, उसी से पैरालिसिस पड़ती है। और यही हमारे शुगर के सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन है। 3/4 लोगों में हार्ट अटैक और पैरालिसिस या पैरालिसिस इनमें से कुछ होता है। 3/4 लोगों में। 2/3 लोगों की जो मृत्यु है शुगर के साथ में वो हार्ट अटैक या पैरालिसिस से होती है। हम कैसे भूल जाएंगे? तो हमें शुगर में हमारा वजन घट रहा है कि नहीं घट रहा, हमें उसकी चिंता नहीं। हमें चिंता किसकी है? हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं साहब मेरा तो घाव भी होता है, वो भी भर जाता है, हमें उसकी भी चिंता है। हमारा चिंता क्या है? पैरालिसिस नहीं होनी चाहिए। वो बेड पे लिटा देगी, उसका कोई इलाज नहीं, फिर आप घूमते रहेंगे। तो इसलिए हम एक उस दुश्मन को जो हमें नहीं दिख रहा, जिसके प्रति हम असावधान हैं, हम सारा समय उसके प्रति आपको जागरूक करते रहना चाहेंगे। शुगर हुई, 3/4 चांस है हार्ट अटैक होगा, 3/4 चांस है पैरालिसिस होगी। अभी से काम करो, अभी से कंट्रोल करो। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? ये सब हैं रावण के 10 सिरों के 3 सर। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और क्या आया? यूरिक एसिड। और क्या आया? फैटी लिवर, लिवर में फैट जमा होना, फैटी लिवर। इतने लोग यहाँ पे जो एकत्रित हैं, हो सकता है इसमें भी उम्र के साथ इन सब चीजों की संभावना बढ़ती है। हो सकता है काफी लोगों को इनमें से कोई परेशानी। फिर क्या हुआ? इनके कारण से हमारे ये 5 चीजें, इनके बाद हमारे घुटने खराब होना, ज्यादा वेट हुआ, वेट बढ़ेगा, घुटना खराब होगा। फिर हार्ट अटैक, पैरालिसिस, और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर। तो ये परेशानियां हमारी शुगर के साथ में बढ़ती हैं। इन सब का जो मूल कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति उनकी होती है हमारे मोटापे से। तो बाई 1 मोटापा गेट 10 बीमारियां फ्री। कितनी अच्छी इक्वेशन, कितनी अच्छी सेल लगी हुई है। मोटापा लाओ, 10 बीमारियां फ्री पर। मोटापा कोई जरूरी नहीं पूरा का पूरा हमारे शरीर मोटा हो, भारी। केवल पेट निकला, पेट निकला। हिंदुस्तानियों में, एशियन लोगों में पेट निकलने के साथ साथ बीमारियों का खजाना हमें मिलता है। तो पेट निकला, बीमारियां फ्री। और यह बीमारियां एक बार आ जाएं फिर जाती नहीं। लोग कहते हैं क्यों नहीं जाती? सब इनका तो इलाज होना चाहिए। जा सकती हैं, लेकिन हम उनके लिए, भाई अब तो मुझसे चला नहीं जाता, तो मैं वेट कैसे कम करूं? हम वजन कम नहीं करते, परहेज हमसे हो नहीं पाता, दौड़ हम लगा नहीं पाते, व्यायाम हमने आज तक जिंदगी में किया नहीं। और भाई कुछ ऐसा करो कि ये जड़ से ठीक हो जाए। तो कुछ ऐसा करो कि आप दोबारा 16 साल के हो जाओ, तो आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। ना आप 16 साल के स्वयं हो पाओगे, ना आपको हम कर पाएंगे। तो हमें अपने जो आज की परिस्थिति है उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए, जब हो जाए तो उसको ठीक करो। जो संभव नहीं है उसकी बजाय हमें बात क्या करनी है कि होने से रोको। हो गई तो आज अभी इस अवस्था में है, उसको आगे बढ़ने से रोको। बढ़ गई तो उसके आगे ऑर्गन पे इफेक्ट ना डाले, उस ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने से रोको। और एक ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ गया, हार्ट अटैक पड़ गया, तो पैरालिसिस को रोको। पैरालिसिस हो गई तो किडनी को रोको, किडनी हो गई तो आंख को रोको। तो क्योंकि इसका उदाहरण तो वही है, जैसे हमारे यहाँ एक मोहल्ले में बम फटा, तो दूसरे मोहल्ले में पुलिस जब चेकिंग करती है तो हम उससे कहते हैं क्या वहां पे बम फटा, वहां तो कुछ किया नहीं, यहाँ पे परेशान करो लोगों को। नहीं, ये हमारी खीज है जो हम पुलिस पे उतारते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। अब वो अगले बम को रोक फटने से रोकने का उपाय कर रहा है। वो तो बम फट चुका, जिसको जाना था चला गया।
हमारे पास जब पेशेंट आता है कि साहब हार्ट अटैक पड़ गया, हम उसकी किडनी लिवर आंख देखना शुरू करते हैं, वही मरीज हमारे ऊपर खींच उतारता है, हार्ट को तो ठीक किया नहीं, तुम किडनी लिवर के पीछे पड़े, वो तो बम फट गया। आप हमारे पास वारदात होने के बाद आए थे, वारदात को रिवर्स हम नहीं कर सकते। वारदात होने के पहले काम करें, अगली वारदात को रोकने का हम आज प्रयास करेंगे। उस वारदात को जो करा के आए उसके पीछे हम नहीं जा सकते। तो यही बातें कुछ जो हम उनको इस तरह से नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं मुझे तो हार्ट अटैक 5 मिनट बस हमको हुआ, वो 15 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंच गया, डॉक्टर ने केस खराब कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केस पहले खराब हुआ, हार्ट अटैक पड़ा, हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया, जो डेड हिस्सा है उसको कैसे रिवाइव करें, चाहे वो 5 मिनट के अंदर पहुंचा हो, चाहे वो 15 मिनट के अंदर पहुंचा हो। हम जो बचा हुआ है उसको रिवाइव करने का प्रयास कर सकते हैं, जो डेड है उसको नहीं कर सकते। तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि स्वास्थ्य के प्रति हमको पहले दिन से जागरूक होना चाहिए। आज मुझे कोई सिम्टम नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्वस्थ हूं। हार्ट अटैक पड़ने के 15 मिनट पहले व्यक्ति स्वस्थ होता है कि नहीं होता है? और एकदम से हाथ गया और ये करना शुरू किया और अटैक लेके हम अस्पताल पहुंच गए, तो 10 मिनट पहले तो यही कह रहा है मैं तो स्वस्थ हूँ। तो वास्तव में इनकी तैयारियां दसियों वर्ष पहले से शुरू हो जाती, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। खून की नली ब्लॉक हो रही है, 20, 25, 30 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। 80% ब्लॉक हो गई, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। जहां उसका 90%, 95%, 100% हुआ, वहां मुझे अटैक पड़ा। तो 0 से 80% तक लाने तक मैं तो अपने आप को स्वस्थ समझ रहा था, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं था। मैं ज्वालामुखी के मुंह पे बैठा था, फटने का इंतजार कर रहा था, फटने के बाद रोको इसे, रोको इसे, अब नहीं रोक सकते। तो यह है डायबिटीज, जिसकी बात नहीं होती। यह है ब्लड प्रेशर, जिसकी बात नहीं होती। डायबिटीज क्या है आप सब जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप सब जानते हैं, लेकिन डायबिटीज क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, यह मैं आप लोगों के बीच में अपना जो विचार है वो रखना चाहता हूं कि डायबिटीज जब जो करती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। रोटी जल गई, पत्नी को दो, बहन को दो, माँ को दो, नानी को दो, दादी को दो, दो सही, कोई बहुत एक्सपर्ट है वो ठीक करके दिखाए, जली हुई रोटी को ठीक नहीं कर सकते। नानी क्या कहेगी, बेटा जब सेक रहे थे तब ध्यान रखता था ना, अब क्या करूं मैं, अब इसी को झाड़ देती हूँ, नमक मिर्च लगा देती हूँ, मसाला लगा के खा लो, इसी से काम चलाओ। तो मैं भी कह रहा, अगर पैरालिसिस हो गई तो भाई इसी हाथ पैर से अब जितना चल रहा है, जितना नहीं चल रहा उसी से काम चला, मैं कहाँ से नया हाथ पैर ला दूं, मैं कहाँ से ब्लड सर्कुलेशन दोबारा शुरू करके और उसका ब्रेन का वो हिस्सा जो डेड हो गया उसको रिवाइव कर दूं, हार्ट का हिस्सा रिवाइव कर दूं, किडनी को रिवाइव कर दूं, आंखों से दिखना बंद हो गया उस आंख की में हम लाख लेजर कर लें, डॉक्टर पुनीत गुप्ता का सेशन हुआ था, वो लेजर कर लें, वो उसमें इंजेक्शन लगा दें, जो डेड हो गई उस आंख को रिवाइव नहीं कर सकते। तो पहले खराब होने से पहले हमें ध्यान रखना है, खराब होने के बाद काम नहीं होगा। बस मैं समझता हूं कि जो मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता है डायबिटीज में, मेरी निगाह में जो मेरी पीड़ा है वो मैंने आपको बताया कुछ नहीं, मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, और वह जो ध्यान रखेगा वह स्वयं उस पीड़ादायक स्थिति में नहीं पहुंचेगा और अपने डॉक्टर को भी उस पीड़ा पे पहुंचाने से रोक सकेगा। आगे भाई साहब जैसा मुझे आदेश करेंगे मैं प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से 15 मिनट में जो हमको जानकारी दी और कई ऐसे प्रश्न हमारे जानकारी दी जो हमको मालूम नहीं था। और डॉक्टर साहब ये देखिएगा, जब से मेरा आपका संपर्क हुआ था आपने कहा था वेट कम करिएगा, और मैं आपको बताऊँ मैंने अपना वेट हमेशा कम रखा इसमें डायबिटीज के अंदर, क्योंकि मैं डायबिटीज से पिछले 10 साल से वो हूँ। और क्या है कि जैसे कहते हैं कि आदमी बीमारी से नहीं मरता, बीमारी को सोच सोच के मरता है। ठीक है, वो अपना कैसे काम कर रही है बंधु उसमें करती है। अब हमारे बीच में प्रश्न काल स्टार्ट हो जाता है, और साथियों आज हमारे प्रश्न काल में किसी भी प्रकार का समय की बाउंडेशन नहीं है। आप हमें सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब हमको देंगे। 7 बजे से पहले भी समाप्त हो सकता है, 7 के बाद भी हो सकता है। हमारे बीच में अभी हैंड करा था सिलीगुड़ी से DK अग्रवाल साहब, सिलीगुड़ी से, कलकत्ता से हैं, सिलीगुड़ी से। मैं कहता हूँ DK अग्रवाल साहब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। DK अग्रवाल साहब जी जी सिलीगुड़ी वाले, जी सर, अपना या सिलीगुड़ी से।
जी मिश्रा जी। ये सिलीगुड़ी में हमारी सब ये जी डॉक्टर साहब, एडवोकेट है सब। जी सर। हम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में हैं। डॉक्टर साहब, हमारा एक जो इंडियन शुगर का जो एक 100 या 110 का जो फास्टिंग का है, और उसके बाद 140 आफ्टर फास्टिंग का है, वो इंडियन जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक हमारा देश जो है थोड़ा सा मीठा खाने वाला देश है, या फिर हम लोग पहले से खाते हैं, मतलब, तो उसमें आपकी क्या राय है कि वही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वही सही है, या फिर ऐसा कुछ आगे पीछे हुई है? हम विश्व की बिरादरी के एक भाग हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। जो शारीरिक संरचना के तौर पे, कार्यविधि के तौर पे हम उनके बराबर ही हैं। कुछ परिवर्तन, कुछ अंतर हैं उनके और हमारे बीच में, विदेशियों के और हमारे बीच में, और हर रेस कुछ ना कुछ हर मामले में भिन्न होती है। कुछ चीजें अच्छी लगेंगी हमारी, जो मैं कहूंगा, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। कुछ हमें अपने स्वाभिमान पे चोट पहुंचती हुई लगेगी, कुछ हमें लगेगा धन्यवाद। मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं सभी लोगों से, अभी और आगे वाले प्रश्नों में के लिए भी, कि यदि बात कुछ चुभती हुई से लगे, कहीं ठेस पहुंचाती हुई लगे, तो मेरा उद्देश्य वो खराब नहीं है। उद्देश्य अपनी बात को कहना है, और हम भारतीय अपने आप को, या तो हम बहुत ही अपने प्रति निकृष्ट भाव रखते हैं कि हम तो कहीं नहीं टिकते, डेवलपिंग कंट्री अपने आप को मान के हम उस तरह का भाव रखते हैं कि हम बेकार हैं बिल्कुल, या हम बहुत ही ज्यादा एक उस भाव में रहते हैं कि हम तो बड़े महान। हम बीच में नहीं रहते। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में आज का भारतीय व्यक्ति आज से 1000 वर्ष पूर्व के भारतीय व्यक्ति से बिल्कुल फर्क है। आज हम लोग स्वभाव से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह, हम शारीरिक रूप से बहुत आलसी हैं। भाई, हम का मतलब ये हो जाता है कि अधिकांश लोग बहुत ध्यान रखने वाले हैं, जो बहुत परिश्रम करने वाले हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वो कृपया मेरी बात को अन्यथा न, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही है। हम घरों से निकलना ही नहीं चाहते, खुली हवा खुली धूप में जाना ही नहीं चाहते, हाथ पैर चलाना ही नहीं चाहते। तो इसके कारण से हम लोगों के अंदर बहुत तेजी से कुछ परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जो कि हमें दूसरों से अलग करते हैं। जो 100 खाली पेट का या 110 खाली पेट का या 126 खाली पेट का, इस डिस्टिंक्शन को भूल जाइए और ये याद रखिए कि आज की तारीख में हो क्या रहा है। यदि किसी विदेशी व्यक्ति को, अगर हम बात करें विदेश से, मतलब हम हमेशा एक यूरोप और अमेरिका को ही लेते, हम अफ्रीका को नहीं लेते, पता नहीं क्यों, शायद डेवलपिंग अनडेवलप्ड कंट्री है इसलिए नहीं लेते। अफ्रीका की कहानी हमारे जैसी है, शायद हमसे भी खराब है। लेकिन अगर हम यूरोप और अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पे जो काम जिस उम्र में होता है, हमारे यहाँ चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, उससे 10 वर्ष पूर्व हो जाता है। सेम आंकड़ों पे 100 हो, 110 हो, 126 हो, हमें 10 साल पहले हो जाता है। अच्छा, ये आंकड़े तो हमारे बनाए हुए हैं, आदमियों के बनाए हुए हैं, जिसमें हम ईमानदारी भी रख सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं। हार्ट अटैक की बात करें, अगर हार्ट अटैक तो कोई बेईमानी से नहीं उत्पन्न कर सकता। हमारे यहाँ 30 वर्ष के बच्चे में, 25 वर्ष के बच्चे में तो अभी रेयर है, लेकिन 30 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हार्ट अटैक करना कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने देखी सुनी ना हो। अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है 2-4 निकल। तो अपने यहाँ तो हार्ट अटैक भी जल्दी पड़ते हैं। तो हार्ट अटैक पड़ने के पीछे तो कोई कारण, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था ना जो हमारे इंसान का बनाया, तो हार्ट अटैक ही था। तो हमारे यहाँ के हार्ट अटैक विदेशियों से 10 साल पहले पड़ते हैं। तो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो जितने कॉम्प्लिकेशन वो 50 साल पे, 55 साल पे, 60 साल पे उठाते हैं, हम 40, 45, 50 पे उठाएं तो हमें तो ज्यादा एग्रेसिव होना ही होगा। हम कैसे ही नहीं होंगे ज्यादा एग्रेसिव, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 10 साल पहले बढ़ा रही है, 10 साल पहले बीमार पड़ रही है, 10 साल पहले अपंग हो रही है। तो हमको उनसे ज्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता है।
आज डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के जितने आंकड़े हैं वो विदेशों में और हमारे यहाँ सेम है, लेकिन उस सेम आंकड़ों के ऊपर भी हम उनसे 10 साल पहले लाचार हो रहे हैं। हमें इस चीज को रोकना। इसका मतलब हम कुछ तो अनुवांशिक रूप से बीमार हैं, हमारी जीन्स ही ऐसी है कि हम थोड़ा बीमारी की तरफ ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। दूसरा, हमारा खान पान खराब है। तीसरा, हमारा रहन सहन खराब है। चौथा, हमारा शरीर खराब है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हम कैसे अपने आप को महान 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 मानते हुए उसी ग्रंथि में अपने आप को बनाए रखें? हमें सक्रिय होना होगा। हम इस वक्त एक आलसी निष्क्रिय कौम हो चुके हैं। मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। हम लोगों को इतने सारे सब्सिडी पाने की, हर चीज में सब्सिडी पाने की आदत पड़ गई है। हाथ पैर ना हिलाओ, सब काम सरकार करेगी। तो उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए भी हाथ पैर ना हिलाओ, सब काम दवा करेगी। यह उचित नहीं है। हमें इससे बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर आयुर्वेद की हम बहुत बढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेद हमें लाइफ साइंस हम क्यों नहीं सीखते आयुर्वेद से? कि आवश्यकता रोग होने के बाद पड़ती है। एलोपैथी कुछ जानता ही नहीं है। मैं कहूँ मैं कुछ जानता ही नहीं। मैं जो कुछ भी अपने जीवन के विषय में जानता हूँ वो अपने शास्त्रों से, अपने आयुर्वेद से जानता हूँ। एलोपैथी नहीं जानती कुछ, एलोपैथ भी नहीं जानते। तो अगर हमें लाइफ जीवन दर्शन सीखना है तो अपने शास्त्रों से सीखना है, अपने आयुर्वेद से सीखना है। हम वहां पे आयुर्वेद को नहीं लाते, हम आयुर्वेद को दवाओं में लिया। तो दवाओं में लाने के बाद तो फिर आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिर तो सब एक जैसे घर में लगाते। हमको जीवन पद्धति सुधारनी है, वो अपनी भारतीय परिवेश में सुधारनी है। हमारे गर्म प्रदेश में जैसी होनी चाहिए, अमेरिका और इंग्लैंड वाले ठंडे प्रदेशों वाली नहीं, हमारे यहाँ के प्रदेश में कैसी होनी चाहिए, हमें वो सुधारनी है। उससे अपने आप को स्वस्थ रखने की तरफ प्रयास करें। तो जो आपने कहा 100 और 110, हमको अपने आप को उस पे स्ट्रिक्ट डायग्नोसिस और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे आना पड़ेगा। पहले 126 140 थी फास्टिंग शुगर, फिर वो 126 कर दी गई। 140 से 126 क्यों की गई? क्योंकि देखा गया, जब 1 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया तो देखा गया कि आंखों पे जो पड़ने वाला असर है वह हमारे 126 से शुरू हो जाता है। खाने के बाद जो 200 शुगर होती है वो हमारी 126 जब फास्टिंग होती है तभी खाने के बाद वो 200 पे पहुंच जाती है। 140 पे हम लेट हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स हमसे छूट जाते हैं। तो उसके कारण से 140 से 126 किया गया। 110 से 100 मरीज फंसाने के लिए नहीं किया गया। 110 से 100 इसलिए किया गया क्योंकि देखा गया कि हार्ट में जो चेंजेस हैं वो 100 पे शुरू हो जाते हैं। भारतीय और विदेशियों में फर्क कहाँ पे है? ये तो क्राइटेरिया सेम है। फर्क है हमारी पेट के, अगर हम उसको थोड़े हंसी मजाक के शब्दों में कहूँ तो तोंद की। जो हमारी तोंद है वो तोंद विदेशियों से अलग है। उनका क्राइटेरिया है जो तोंद निकलने का कि अब हम इसमें मोटापा कहेंगे। हमारे लिए क्राइटेरिया घटा दिया गया है 90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम 90 सेंटीमीटर पुरुषों में, 80 सेंटीमीटर महिलाओं में, उससे ज्यादा जब हमारी तोंद निकलती है तो हम हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा लेते हैं। ये क्राइटेरिया है जो हमारे विदेशियों से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ निकले हुए पेट उनसे कंपेरेटिवली ज्यादा है। यूरोपियन, कॉकेशियन जो हैं वो मस्कुलर बिल्ड के हैं। अगर हम अफ्रीकन की बात करें वो तो बहुत मस्कुलर बिल्ड का है, और हम लोग उनके मुकाबले हमारी बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा है, मसल मास कम है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, हमारी पेट की जो तोंद का साइज है, वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है। इसके कारण से ये परिवर्तन समय समय पे किए गए हैं कि भारतीयों में कम तोंद पे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक होने लग जाता है। तो इनके लिए स्वास्थ्य की परिभाषा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर का अर्थ क्या हुआ? जो हमारी जो जो पैंट के साइज हैं उनसे अगर हम वो करें तो हमारी जो 36 नंबर की पैंट होती है, कमर 36 नंबर 36 इंच, वो 90 सेंटीमीटर पे आती है। अगर आप 38-40 पे हैं तो आप एब्डोमिनल ओबेसिटी है, और ये चांसेस ज्यादा। डॉक्टर साहब, एक्चुअल में क्या है कि आपने बहुत अच्छा मतलब जो समझाया। एक्चुअल में होता क्या है कि और तो कुछ नहीं है। ये जो मैंने आप जो बोल रहे थे कि हमें तो, हम तो एक स्टूडेंट के हिसाब से आए हैं,
जब हम किसी के साथ सुनने के लिए या ओपिनियन लेने के लिए जब आ गए, तो हम तो एक कुछ लेने के लिए आए, तो हमें आपने जो बोला कि आप जो कुछ बोलेंगे तो उसको थोड़ा वो करिए, तो वही नहीं, हमें तो अरे बाप रे, लाइन चली गई। आपका बड़प्पन है, आप ऐसा करें, आपका बड़प्पन है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल मित्तल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं, एक एक करके आज हम सभी के सवालों का जवाब देंगे। अनिल मित्तल चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं सर। अनिल मित्तल साहब। डॉक्टर साहब, मैं अनिल मित्तल बोलता हूँ। मेरे को अभी पीछे कोरोना हुआ था और हॉस्पिटल से मेरे को तकरीबन 2.5 महीने में छुट्टी मिली है। पहले मेरे को शुगर नहीं थी, लेकिन अब शुगर जो मेरी उसके अंदर आती है काउंटिंग में, तो मुझे वहां हॉस्पिटल में बताया था कि ये भी आपकी ये ऐसी रहेगी। तो ये कब तक रहने की उम्मीद है, इसका क्या कुछ है क्राइटेरिया कुछ? पहले तो आपको बधाई कि आप कोरोना से 2.5 महीने आप लड़े और उसके बाद आप उस पर विजय प्राप्त करके घर पे आए। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत धन्यवाद, और ये प्रभु का आपके ऊपर आशीर्वाद, क्योंकि बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग थे जो नहीं आए। आपने 2.5 महीना लड़ाई की, तो यह आपके जीवट की निशानी है। रही बात शुगर होने की, शुगर हम सबके शरीर में, जब जब हम अपने शरीर से बदमाशी करते हैं तो हमारी कुछ बदमाशियां शरीर झेल लेता है, कुछ झेलता जाता है, और एक समय आता है, जैसे भाई बाप बेटे का भी होता ना, नालायक बेटा है तो बेटा उस बेटे की नालायकी को बाप टॉलरेट करते 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 एक दिन आता है, भाई अब तेरे से मेरी नहीं मिलेगी, अब तू अलग कर दे। वो पॉइंट आने से पहले बहुत बार ऐसा होता है, बाप बोलना चाहता है लेकिन फिर चुप हो जाता है, अच्छा छोड़ो, फिर बोलना चाहता है फिर चुप हो जाता है। हमारा शरीर भी ऐसे ही होता है, हमारा शरीर भी हमारी जातियों को बहुत झेलता, उसके अंदर पावर भी बहुत है झेलने की। हम 17, 18, 20, 22, 25 साल से पीना शुरू कर देते हैं, अगर मैं किसी का उदाहरण दे रहा हूँ, और पीते पीते 1 बोतल रोज पे चले जाते हैं, और 6 महीने पे हम टेस्ट करा के देखते हैं, देखो मेरा लिवर ठीक है, डॉक्टर साहब मेरा लिवर ठीक काम कर रहा है, मुझे उपदेश मत दो, मैं 1 बोतल पीता हूँ लेकिन लिवर बिल्कुल ठीक है। लिवर ठीक है, मेरी रिपोर्ट ठीक, इसका अर्थ ये नहीं कि लिवर के ऊपर डैमेज नहीं हो रहा, लिवर उसको झेल रहा है, आज झेल ले रहा है, फिर जब जवाब देगा तो फिर देवदास की तरह उल्टी करते हुए, खून की उल्टी करते हुए आएंगे। अब एकदम से वो स्टेज आई, अगर शरीर किसी भी वजह से कमजोर पड़ जाए, जैसे कोरोना हुआ, अभी तक हमारा शरीर झेल रहा था हमारे खान पान को, हमारे रहन सहन को, हमारे वजन को। मैं बीच में इंटरप्रेट करूं डॉक्टर साहब कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं और मैं बिल्कुल भी किसी तरह के व्यसन को, शराब है, मदरा है, पान है, सिगरेट है, गुटखा है, कोई चीज नहीं खाता मैं। कृपया इसको व्यक्तिगत रूप में ना लें, मैं फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ शुगर के, ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के चांस बढ़ेंगे जी। हम वेजिटेरियन हैं, ये हमारे अंदर एक गर्व का भाव होता है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ और हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्यवर्धक मेरी जीवन शैली है वेजिटेरियन होने पे? भाई आज ही मैंने छोला भटूरा खाया, तो छोला भटूरा खाने के बाद मैंने सुबह से आज तक एक्सरसाइज की? आज नहीं, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लिनिक में बैठा था, आज अभी खाली हुआ हूँ, सीधे यहाँ चला आया, तो अभी सुबह से तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, तो मैंने एक्टिविटी की नहीं, और खाया क्या? छोला भटूरा। शरीर के ऊपर ज्यादती तो मैंने की। तो ज्यादती हम अपने बचपन से शरीर पे करते हैं। अगर शरीर का वजन बढ़ रहा है, अगर हमारा पेट निकल रहा है, तो वह इसकी एक निशानी है। एक दूसरी निशानी है, अगर हमारे यहाँ गर्दन पे ये हिस्सा काला हो रहा है, उसके ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे अगर कालस आ रही है, अगर हमारे ये हिस्से और ये हिस्से काले हो रहे हैं, आर्म्स में इन जगहों पे कालस आ रही है, ये बताते हैं कि अब फैट इतना हो गया कि वो हमारे हार्मोन्स को खराब कर रहा है। अब क्या हुआ? बेटे ने नालायकी दी, 100 रुपए बाप मांगे, फिर और नालायक हुआ, 500 रुपए मांगे, और नालायक हुआ, 2000 रुपए मांगे। हमारा शरीर भी, जब हमारे शरीर में इंसुलिन का असर कम होता है हमारे खान पान, रहन सहन या मोटापे के कारण से, तो शरीर से कहता है और इंसुलिन लाओ, शुगर कंट्रोल करने के लिए मुझे ज्यादा इंसुलिन चाहिए। तो कहता है और इंसुलिन लाओ, इतने से काम नहीं चल रहा, और लाओ। तो हमारे शरीर एक कितनी होनी चाहिए उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक इंसुलिन जब तक बनाता रहता है,
हमारा काम चलता रहता। एक बार जैसे कोरोना की बात आपने कही, कोरोना हुआ, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, हम टेंशन में आ गए, कोई अनहोनी हो गई, हम टेंशन में आ गए। इन सब चीजों में जहां एक बार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शरीर बिखरा, वो अब वो 4 गुने का जो लोड था वो नहीं उठा पाता, अब शुगर आ जाती है। तो कोई भी स्ट्रेस शरीर में हो, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक उनको सामने ला सकता है। तो ये तो बात हुई उस वक्त की। अब इसके बाद बात आती है कि अब ये शुगर ऐसी ही रहेगी क्या? हम उस स्ट्रेस से कितना बाहर निकल आए? जो जो चीजें हमारी शुगर को ला रही थी, हमारी उम्र, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा मोटापा, हम उनसे कितना बाहर निकल पाए, यह निर्धारित करेगा कि शुगर हमारी रहेगी, नहीं रहेगी, कितने समय रहेगी और इसका आगे का फेट क्या। तो अब हो गई, कोई बात नहीं, हम जीवित हैं, हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, मानसिक रूप से सक्षम बने और शुगर के साथ लड़ाई करें। अब हमें शुगर को हराना है। शुगर को हराने का पहला पॉइंट कि उसको अपने सर पे नहीं बैठने देना, उसको कंट्रोल नहीं होने देना। खाली पेट 100, खाने के बाद 140 उसके अंदर रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आएंगे 100 और 140 के अंदर आ गई। अच्छा, अब भाई बताओ कितनी गोली दे रहे हो डॉक्टर? तुम मुझे 5 गोली दे रहे हो, मैं 5-5 गोली क्यों खाऊं? तो मेरी शुगर कंट्रोल है तो क्या मैं 4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। मेरा जवाब ये होगा, भाई साहब थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, थोड़ा सा टहलना और थोड़ा परहेज और थोड़ा वजन, और इससे हमारी इंसुलिन की डिमांड जो 5 गुनी थी तो 4 गुनी आ जाएगी। मैं 5 गोली को 4 गुनी कर दूंगा। तो ठीक, मैं करके लाऊंगा। देखो अगले महीने मिलता हूँ, अगले महीने वाकई आप करके ले आए। भाई मैं करके लाया, अब मैंने अपनी बात रखी, तुम दवा कम करो, अब बताओ क्या करना है? भाई साहब थोड़ी सी मेहनत और के इंसुलिन की डिमांड 3 गुना कर दीजिए ना, मैं गोली 3 कर दूंगा। तो आपको मुझसे नहीं कहना, आपको मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपको मुझ पे हुक्म जमाना है। पहले तो तुम बताओ क्या करना है मुझे, और फिर मैं करके दिखाऊंगा और फिर तुम्हें खबर दूंगा। तो मैं तो ऐसा क्लाइंट चाहता हूं जो मेरे सर पे चढ़ के बात करे कि दवा घटाओ, क्यों नहीं घटी है? तो दवा मैं घटा सकता हूं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका शरीर 5 गुना इंसुलिन मांग रहा है, 5 गुना इंसुलिन बनाने की उम्र नहीं रही है। आपने वजन कम किया, वो 4 गुनी हो गई। आपने वजन और कम किया, वो 3 गुनी हो गई। तो अच्छा, लेकिन हम 18 साल का नहीं बना सकते दोबारा, तो हम 1 गुने पे नहीं जा पाएंगे। तो जहां पे भी मिनिमम पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वहां करना। आप अपने काम पे लगे रहिए, आप इसको मेहनत करके, शारीरिक परिश्रम से, डाइट के कंट्रोल से आप इंसुलिन का असर बढ़ाते जाइए, इंसुलिन की जरूरत कम करते जाइए, दवाई कम होती जाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब? अभी एक मिनट जरा। हमारे बीच में आशुतोष अग्रवाल साहब का चैट बॉक्स में आया, हम लोग सबका सवाल का जवाब देंगे। आशुतोष अग्रवाल साहब अपना सवाल पूछ सकते हैं। आशुतोष अग्रवाल साहब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हैं, आशुतोष अग्रवाल साहब अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मेरा सवाल यही है कि ज्यादातर लोग जो डायबिटीज होती है तो उनको कहते हैं मीठी चीज ना खाएं, या खाने में चावल, आलू या जो और चीजें जिसमें फल ऐसे जिसमें मीठा होता है। लेकिन जो रोटी है, हमारी जो खाना है खासतौर से, तो अभी मुझे ये पता चला कि रोटी जो है वो भी उतनी नुकसानदायक है जितना कि चावल या आलू खाना। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, और कितना कंट्रोल करना चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए डेली इंटेक की कार्बोहाइड्रेट्स की? फिर मैं एक बार पहले से क्षमा मांग लेता हूँ कि हो सकता है मेरे शब्द कभी किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएं? नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि दाल खाएं। हिंदुस्तानी आदमी रोटी नहीं खाएगा तो खाएगा क्या बेचारा? जी बिल्कुल तो ठीक। पहली चीज तो ये है कि हमारा शरीर की गाड़ी का पेट्रोल शुगर है जी। शरीर चलाना है तो शुगर चाहिए। शुगर नहीं होगी तो शरीर 3-4-5 मिनट में हम बेहोशी छाने लग जाएगी और आधे घंटे के अंदर राम राम हो जाएगी जी। तो शुगर तो हमारे लिए आवश्यक है जी। असीमित मात्रा ना हो। तो शुगर हमारा हर खाना जो भी हम मुंह में डाल रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि वह शरीर में जाके शुगर में बदले और शुगर हमारे शरीर को मिले। उससे हम शरीर जो कुछ भी खाना डालता है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है,
चाहे वो जमीन के नीचे उगाए, जमीन के ऊपर उगाए, चाहे हमने जानवर को मार के खाया, जैसे भी है वह हमारे शरीर में जाता है और हमें ऊर्जा के रूप में शुगर देता है। जी तो हर चीज शुगर बनाती है, तो हम ये तो कर नहीं सकते शुगर है तो हम ना खाएं, शुगर चाहिए भी तो शरीर को। जो चीजें असीमित मात्रा में शुगर दे रही हैं वह हमें अवॉइड करनी है। जी शुगर होती क्यों है? हमारे शरीर में इंसुलिन ना बने या इंसुलिन काम ना करे। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे शरीर में सबके इंसुलिन बन रही है, लेकिन उसका असर कम होता जा रहा है। तो हम लोग टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं, जिनमें सबके शरीर में इंसुलिन बन रही है लेकिन वो काम नहीं कर रही या कम काम कर रही। मेरे भी, मैं अपनी बात करूं, मेरे शरीर में जब मैं 20 साल का था तब से आज तक में इंसुलिन का असर 20, 25, 30, 40% कम हो गया होगा, क्योंकि जब अवस्था बढ़ेगी तो इंसुलिन का असर भी कम बढ़ेगा। मैं जितनी एक्सरसाइज करूं उतना इंसुलिन का असर अच्छा बना रहेगा, जितना पेट निकालूं उतना इंसुलिन का असर कम हो जाएगा। तो जो चीजें हमने रोटी खाई, एक रोटी से अमूमन जो हमारे घरों में रोटियां बनती हैं उसमें 30 ग्राम की होती है रोटी, उससे 80 या 90 कैलोरी, थोड़ी मोटी रोटी जहां बन रही है वहां 100 कैलोरी उससे मिलेगा। 100 कैलोरी ज्यादा नहीं होती। जी हमारा, आपने कहा कि आलू चावल चीनी, आलू चावल चीनी रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। जी चावल से, कार्बोहाइड्रेट से शुगर जल्दी निकलती है, तो इसलिए कहा जाता है कि चावल मत खाओ, चावल कम खाओ, क्योंकि इससे शुगर तेजी से बढ़ेगी। आलू, उसमें भी लेस ज्यादा है, उसमें भी स्टार्च ज्यादा है, उससे शुगर तेजी से बढ़ती है, इसलिए कहा जाता है आलू मत खाओ। चीनी तो है ही प्योर शुगर, वो तो खाते ही शू से ऐसे ऊपर जाएगी रॉकेट की तरह से, तो मत खाओ। लेकिन इनसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है जो हम सारे जो इस ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं हमारे लिए, घी, तेल, चिकनाई। 1 चम्मच तेल, चाहे रिफाइंड, चाहे सफोला, चाहे देसी घी, चाहे ऑलिव ऑयल, चाहे कोई भी ग्राउंडनट ऑयल, कोई भी तेल, कोई भी घी, कोई भी मक्खन, 1 चम्मच 1.5 रोटी के बराबर होता है। तो रोटी पे हमने आधा चम्मच चिपड़ा करते ही वो रोटी 1.5 रोटी बन गई। एक पराठे पे हमने 1 चम्मच इधर लगाया, 1 चम्मच इधर लगाया, जो पराठा बना वो 3.5 रोटी बन गई। तो भाई साहब, जब पराठा अपनी प्लेट में आए, ये सोच के गिनती हमारी चेंज हो जाएगी। हम गिनती में तो एक ही गिनते हैं, लेकिन जैसे $1 और ₹1 वैल्यू अलग होती है, उसी तरह 1 रोटी 1 पराठे की वैल्यू अलग है। जी एक पराठा आया 3.5 रोटी आ गई, दूसरा आया 7 रोटी हो गई, और तीसरा खा लिया तो 10.5 रोटी। आलू की भरवा पराठा है तो 3.5 की गणित को भी 4.5, 5 करना पड़ेगा। दाल में घी डाला, 1 चम्मच घी डाला, 1.5 रोटी हो गई। गिना आपने? मैं तो नहीं सोचता मैंने 1.5 रोटी खा ली घी डालने से, लेकिन 1.5 रोटी के बराबर कैलोरी तो गई। जो हमने दालमोठ, नमकीन, मठरी, खस्ता, टिक्की, समोसा, दही बड़े, ये सब खाए, 3 चम्मच नमकीन, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 3 चम्मच नमकीन 1 रोटी के बराबर होती है। तो जब एक प्लेट में निकल के आती है और चाय के साथ मियाँ बीवी साथ में बैठ के खाने बैठते हैं, पूरी प्लेट साफ हो जाती है, हम सोचते हैं कि हमने 5 रोटी खा ली, आधी आधी करके दोनों के हिस्से में 2.5, 3 नहीं, जरा सी तो नमकीन खाई। एक मठरी 1 से 1.5 रोटी के बराबर होती है। 1 समोसा 4 रोटी, 1 गुलाब जामुन 4 रोटी, 1 खोई की बर्फी 5 रोटी। मैं जो आज खा के आया हूँ, मैं बिल्कुल आपसे साफ साफ कहूँ, छोला भटूरा है तो 1 भटूरा 5 रोटी के बराबर। छोले में जो तेल पड़ा वो अलग, तो 2 भटूरे खाए थे, तो 10 रोटी तो मैंने दिन में खाई थी आज। और उसके बाद बैठा हूँ, पहले भी बैठा था, कुछ काम सुबह से किया नहीं। तो ये अपने आप को बीमार बनाने वाले काम हैं। ये चीजें हटानी, रोटी हटा के हम जीवित नहीं रह सकते। रोटी हमें लेनी है। हमने पराठे से रोटी बना दी, आपको रोटी 3 खानी, आप 4 खानी 4 खाओ। अरे 4 रोटी तो 1 पराठे में बराबर हो जाती है भाई। तो हम रोटी लें, चावल माड़ निकला हुआ लें, है तो 1 रोटी और पौन कटोरी चावल बराबर होते हैं। आपको चावल खाना है, बहुत अच्छी बात है। तरीका क्या है? पहले चावल खाओ, 1 रोटी हटाई, पौन कटोरी चावल ले ली। और खाना है, 1 रोटी और हटाओ, पौन कटोरी। हम लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 रोटी खाते हैं, फिर चावल लेते हैं। चावल गप्प से अंदर चला जाता है ना, और फिर जब पूरा हो जाता है तो फिर कहते हैं जरा आम काटो, वो और गप्प से चला जाता है। स्वाद में कहते हैं 1 और काट दो। हमको क्या करना है, पूरे गर्मी के मौसम में पूरे समय हमको आम खाना,
रोज आम खाना एक नियम, हर चीज का एक नियम होता है ना। बोतल रखी घर में तो पूरी बोतल एक बार में नहीं पीनी ना, पीना है नियम से पियो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, गजल भी बड़ी अच्छी है। तो आम की टोकरी रखी है, लेकिन सारे आम एक साथ नहीं खाने। भोजन के पहले एक आम लिया हमने, पहले आम खाया, चावल खाने हैं फिर चावल खाए, फिर रोटी खाई। चावल खाने साथ में खूब दाल लें, हम खूब दही लें, दही डबल टोन दूध का हो, हम खूब सब्जियां लें कम से कम तेल में बनी हुई, खूब सलाद लें, इनके साथ में हम खाना खाएं। तो फल, हरी सब्जी, सलाद, मलाई उतरा हुआ दूध, उसी की दही मट्ठा पनीर, रोटी, मार निकले हुए चावल, यही सब तो हमारा खाना है और ये सब हमको खाना है। ठीक है। इनमें जो हम व्यंजन बना रहे हैं घी तिल चिकनाई डाल डाल के, वो घी खाने के हम अधिकारी हैं यदि हम दौड़ लगा रहे हैं, यदि हम स्पोर्ट्स में हों, यदि हम रिक्शा चलाते हों, बोझा ढोते हों, फावड़ा चलाते हों, तब हम उसके अधिकारी हैं। वरना भाई देखिए, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। बिल्कुल ठीक जी। या परिश्रम करें, गप खाएं, और परिश्रम ना करें तो फिर तो सूखी रोटी और सब्जी और दाल खा के बस प्रभु के गुण गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बताया। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मेरे अंदर एक कमी थी, शाम के वक्त में भुजिया में हरी मिर्च डाल के और प्याज डाल के खाता था, मैं आज से बंद कर रहा हूँ आपके कहने से, अब मैं नहीं खाऊंगा। नाश्ता, अच्छा एक बात बड़ी अच्छी कही भाई साहब आपने, कि हम लोग, अधिकांश लोग, हम लोग खाने में उतने बेईमान नहीं है। हम जो चाय पीते हैं ना, चाय के साथ जो जो खाते हैं वो सारी चीजें बढ़िया वाली होती है। एक एसॉल्टेड बिस्किट जो हमारे घर में, जो पार्ले जी टाइप का बिस्किट हुआ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेकरी वाला बिस्किट होता है, एक बिस्किट आधी रोटी से पौन रोटी के बराबर का होता है। जो हम सुबह रस्क खाने का एक फैशन डाल दिया गया है, एक एक रस्क आधी से पौन रोटी के बराबर होता है। और ये तब मालूम पड़ा मुझे, पहले तो मैं भी रस्क को बिल्कुल सूखी ब्रेड समझता था, जब मधुरमा बेकरी वालों के घर में एक किसी को डायबिटीज हुई हुआ है, कहते डॉक्टर साहब फिर तो हम रस्क भी नहीं खा सकते, रस्क में तो कुछ नहीं। तो मुस्कुराने लगा, कहता हम बताते हैं रेसिपी। वो रेसिपी उनकी हम आपसे शेयर करते हैं। 1 किलो सूजी, उसमें 350 ग्राम तेल और उसमें 350 ग्राम चीनी डाल के हम रस बनाते हैं, तभी तो हमारा रस खाया जाता है, वरना कौन खाएगा। तो ये चीज है जो हम नहीं जानते। मैं भी रस को बिल्कुल फोका फोका वो समझता था कि सूखी ब्रेड है, खा लो आराम से। क्योंकि फिर मैंने सोचा, देखो हमारे घर में क्या होता है, मछली बनती है तो अम्मा कहती है जितना मोइन डालोगे मछली उतनी कुरकुरी बनेगी। तो मछली तलते समय केवल तेल नहीं पी रही है, मछली के हम भूनते समय भी तेल डालते हैं, तब कुरकुरी बनती है। तो यही फंडा हम दिखाते हैं। जो कन्फेक्शनरी आइटम है सब हमारे लिए बहुत घी के लिए, जो हमारे नाश्ते हैं वो घी के लिए। तो हमारे भारतीय पद्धति में ये नाश्ते करने का प्रश्न नहीं था, 3 टाइम खाने का भी प्रश्न नहीं था, 2 टाइम खाना खाया जाता था, पेट भर के खाना खाया जाता था। सुबह सुबह खाते थे, काम पे चले जाते थे, लौट के गोधूली वेला में आते थे और खा के उसके बाद फिर बैठ जाते थे। तो रात भर हमें 12 घंटे से 15 घंटे हमको वो मिलते थे जब हम कुछ नहीं खाते थे। तो वो उस खाना को हम उस वक्त हजम करते थे। आज हमारा एक समय का खाना पचता नहीं और लेके प्लेट सामने हमारे लगी हुई दूसरी आ जाती है। तो बीच के नाश्ते बंद कर दिए। खाने के समय तेज भूख लगेगी, खाने के समय आप उतने बेईमान नहीं होते जितने नाश्ते में होते हैं, और पेट भर के खाना खाइए और फिर उसके बाद उसको पचने का समय दीजिए। ये बीच बीच में खा के जो हम चाय, नाश्ते, स्नैक्स जो हम लेते हैं, इनका प्रचलन हम बंद कर दें तो बहुत कैलोरी बचा लेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर मैं आप एक और एडिशन करता हूँ, एक अपनी कमजोरी और सबके सामने व्यक्त करता हूँ। शाम को रात को दूध के साथ में एक रस खाता था, आज से वो रस भी बंद कर रहा हूँ। मैं दोनों चीजें हमेशा अलविदा कर रहा हूँ। ये आज लास्ट होगा। अब हमारे बीच में वागीश शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो पूछना चाहेंगे। यस, आज का सेशन सबसे ज्यादा भारी तो अरविंद भाई साहब के ऊपर ही पड़ने वाला है। बिल्कुल नहीं सर, मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन है। अगर मैं कुछ चीज कर लेता हूँ तो फिर हमेशा के लिए मेंटेन करता हूँ सर, क्योंकि आप ही ने मेरा वजन कम कराया था। दोनों चीजों में मुझे गलती का एहसास हो गया। अब इन दोनों गलतियों का सुधार आज ही से अभी से हो जाएगा सर। बाकी शर्मा जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नहीं हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। वो नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेरी भ्रांति यही थी कि मेरा क्वेश्चन भी यही था डॉक्टर साहब से कि जनरली ये कहा जाता है कि डायबिटीज में ये मत खाओ, ये मत खाओ, पूड़ी मत खाओ, टिक्की मत खाओ, तो क्या खाएं?
डॉक्टर साहब ने काफी हद तक उसका पहले वाले प्रश्न में मतलब अभी परिचर्चा में बता दिया। फिर भी डॉक्टर साहब जनरली ये तो कहा जाता है कि भाई आप ये मत खाओ, शुगर है, ये मत खाओ। हम क्या खाएं? मुझे शुगर नहीं है, लेकिन क्या, और मैं 59 का हूँ, 60 में मैं वैसे ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या खाएं जो हम शुगर को अवॉइड करें? क्या खाएं? अब तक यही बताया जाता है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। आपने भी यही बताया, ये मत करो, ऐसे मत करो। क्या हम खाएं जिससे कि शुगर से हम अवॉइड? मेरी कमी रही कि मैंने उस बिंदु को उतना एम्फेसिस से नहीं कहा शुरू में कि हमारे शारीरिक परिश्रम की महत्ता, ये शायद मुझे और रेखांकित करनी चाहिए थी। शारीरिक परिश्रम हम बढ़ाएं तो सीधी सी बात है, हमारा शरीर क्या है? एक तिजोरी। इस तिजोरी में पैसा रखा कितना और तिजोरी से पैसा निकाल के खर्च कितना किया, ये डिसाइड करेगा कि जो पेट की तिजोरी में कितना जमा होगा। तो यदि हम खर्चा हमारा अच्छा है, खाते जाओ कुछ नहीं होगा, क्योंकि खर्चा अच्छा है, जो खाओगे वो खर्च कर दोगे, जमा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि लूजर इज गेनर। जो कैलोरी को लूज ज्यादा करता है, स्पेंड ज्यादा करता है, वो हेल्थ को गेन करता है। तो हम जितनी शारीरिक परिश्रम करें उतना खाने की लिबर्टी मिलती है। रिक्शे वाले को सुबह शाम पराठा खाए, अधिकार है उसको। मजदूर आदमी को सुबह शाम कचौड़ी खाए, अधिकार है उसको, लेकिन उस बेचारे को मैसर ही नहीं होती। वो हमें आपको मिलती है जो हाथ पैर नहीं चलाते। तो हमें, अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो हमें पूरी पराठे, और जो मेरे जैसे नालायक छोला भटूरा खा के व्याख्यान दे रहे हैं, उन लोगों को अगर हाथ पैर चलाते हैं तो उनको खाने का अधिकार है, अगर नहीं चलाते तो उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जमा होगा, और जब तिजोरी में जमा होगा तो इनकम टैक्स वाले की रेट पड़ेगी, ये तो अनिवार्य जानते हैं। तो इसलिए जमा ना होने, जहां पेट में कैलोरी जमा हुई ज्यादा उतना दिक्कत करेंगी। फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ा के हम खाना अपना ज्यादा लेकर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होगी तो कम खा के भी हम उसको जमा कर देंगे। कई लोग क्या होते हैं भाई, फिर वही एग्जाम्पल दूं मैं तिजोरी का, किसी की 20,000 रुपये महीने की ही सैलरी है, 20,000 में भी वो 1,000 रुपये बचा के, और वो साल भर में 12,000 की सेविंग कर देता है, दूसरा लाख रुपए कमाने वाला है, लेकिन लाख रुपए कमाता है और 1.25 लाख खर्च करता है और लोन में आता है। तो बात जैसे बचत करने की जिसकी टेंडेंसी है वो 20,000 में भी बचा लेता है, हमारा शरीर भी ऐसे ही होता है। कुछ लोगों की होती है बचत करने की टेंडेंसी, वो कम खाने में भी बचत ज्यादा करके वेट उनका ज्यादा गेन होता है, उनको ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। कुछ मेरे जैसे होते हैं कि जो कि स्वभाव से वो खर्चीले होते हैं। मैं पैसे के नहीं, मैं अपने पेट की तिजोरी के विषय में बात कर रहा हूँ। तो छोला भटूरा खा के भी ऊपर वाले ने अभी तक फैट चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो जितना खाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। अपनी एनर्जी को अगर एक्सरसाइज में भी नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्ट कर देते हैं उस फॉर्म में। तो मैं उनमें वो जो लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन 1.25 लाख खर्च कर रहा है, लेकिन जो वेट गेन कर रहा है वो उनमें है जो 10,000 रुपए कमा रहा है लेकिन 9,000 खर्च कर रहा है, 1,000 बचा रहा है उसमें। तो हम और आप सब कुछ खा सकते हैं, डायबिटीज के साथ सब कुछ खा सकते हैं, बशर्ते हम उसको न्यूट्रलाइज करना जाने। घी तेल चिकनाई का मुख्य परहेज है। रोटी दाल चावल फल सब्जी सलाद सब जो हमारा रोज का खाना पीना है वो सब हम खा सकते हैं, हमें खाना चाहिए। एक आम खाएंगे तो उससे 1 या 1.5 रोटी के बराबर शुगर बनेगी, और क्या होगा। 1-1.5 रोटी की शुगर तो हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बजाय हमने दाल में घी डाल दिया था, उससे ज्यादा तो वही हो गया था। पेट भरा नहीं, स्वाद आया उतना नहीं, आम जितना मीठा लगी नहीं, और रोटी 1.5 बढ़ गई। इन चीजों का हमें ध्यान। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे पास में 3 हैंड उठे हुए हैं, हम एक एक करके लेंगे। पहले मनदीप जी का, फिर संदीप गोयल जी का, फिर मुकुल गुप्ता साहब का, और उसके चैट में ये होगा साहब। आज हमें को डॉक्टर साहब सभी के सवालों को जवाब देंगे, टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब हम मनदीप सिंह साहब जो कि पंजाब से हैं, मैं कहता हूँ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मनदीप सिंह साहब पंजाब से हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम फ्रूट खाते हैं उसमें कैलोरी कितनी है? जैसे मैंगो हो गया, तो उसमें कैलोरी कितनी है? तो
मैं कैलोरी को कैलोरी के रेफरेंस में ना कह के मैं कैलोरी को रोटी के रेफरेंस में बोलना पसंद करता हूँ, वो हमारे लिए समझना सरल होता है। ठीक है तो सर। रोटी के विषय में अगर हम कहें तो जैसे मैंने कहा ना, एक केला हाँ जी मोटे तौर पे एक रोटी के बराबर होता है। उसी ओके। प्रकार से एक आम, वह हमारा जो छोटे साइज का आम है, वह लगभग 1.5 रोटी के बड़े साइज का आम 2 रोटी के बराबर होता है। ओके डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब एक इसलिए ये जो फल हैं, फल कभी भी हमें बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं देते। इसीलिए जो कम मीठे फल हैं, सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, अनार, नाशपाती, खरबूजा, तरबूज, पपीता, जामुन, बेर, खाइए, खा सकते नहीं है, खाइए। 250 ग्राम खाना है, क्योंकि फल हमें टेस्ट देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल देते हैं, फाइबर देते हैं। एक फल रोज खाइए, वरना बेकार में डॉक्टर आपको एक विटामिन की गोली लिखेगा। विटामिन की गोली हम 10 रुपए की भी खरीद के खा लेते हैं, हमें वो नहीं होता। फल में कहते हैं यार बड़े महंगे हैं, कैसे खाएं। तो फल खाने हैं, मौसमी फल खाना है, हमें कीवी खरीद के नहीं खानी है कि कीवी 30 रुपए की जरा सी आ रही है, हम उसको खाने के लिए जाए। हमारा जो मौसमी फल आ रहा है, चाहे अमरूद हो, चाहे नाशपाती हो, जो सस्ता फल हो, महंगे फल से कोई फर्क नहीं। हम गर्मी में सेब और सर्दी में आम खाने का प्रयास करें, जो मौसमी ताजा फल है उसी को खाएं। भोजन के पहले, डायबिटीज के लिए मैं कह रहा हूँ, भोजन के पहले फल खाएं और फिर भोजन करें। तो उससे जो फल का जो प्रभाव है, फल से उसमें रेडीमेड शुगर है ना, तो थोड़ी सी शुगर योग हो जाएगी। ओके तो उसको अगर हम भोजन के पहले कर लेंगे तो जो उसका यो जाने का करेक्टर है, वो हमारा खाने के प्रेजेंस के साथ थोड़ा डैम्प हो जाएगा। तो इसलिए राइट भोजन सर। के पहले फल लें, और अवश्य लें 250 ग्राम ये वाले फल, या आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर, ये वाले फल 150 ग्राम यह लें। इससे आपका काम खराब नहीं होगा। भोजन के पहले लें। घी, तेल, चिकनाई जब तक हम परिश्रम ना कर रहे हो तब तक नहीं है। राइट सर। ठीक है। थैंक यू सर। अब हमारे बीच में संदीप गोयल साहब अपने को म्यूट करके पूछ सकते हैं। संदीप गोयल साहब, डायमंड बैंक्वेट हॉल से संदीप गोयल साहब। आज सभी के प्रश्नों का साहब जवाब मिलेगा, कोई भी जो है समय की कोई पाबंदी नहीं। संदीप गोयल साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि डायबिटीज में जो एक कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये आ रही है आजकल की, दूध की आइटमें सारी बंद कर दें, वेगन डाइट लें तो उससे आपको डायबिटीज में काफी आराम मिलेगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 2 पहलू हैं। एक तो पहले मार्केट की मैं बात करूं जी। तो आज हर चीज में मार्केटिंग बहुत मार्केटिंग का फुट जहां पे आ गया, वो चीज पॉपुलर हो जाती है, और जहां जिसकी मार्केटिंग नहीं होती वो बेचारा पड़ा रह जाता है। तो कीवी क्यों पॉपुलर हुई? कीवी की मार्केटिंग। ऑलिव ऑयल क्यों पॉपुलर हुआ? उनकी मार्केटिंग। हम हिंदुस्तानियों ने थोड़ा सा जो हमारे अंदर अपने प्रति हेय भाव है, उसके कारण से हम अपनी हर चीज को बेकार समझते हैं। सरसों का तेल बेकार, तिल का तेल बेकार। क्यों भैया? हमारा 5000 वर्षों का जितना भी शास्त्र है, सब तिल के तेल की महत्ता से भरा हुआ है। हमारे सरसों के तेल की नहीं, तिल के तेल की महत्ता कहेंगे। तो तेल नंबर 1 सब अच्छे हैं, सब बराबर मात्रा में अच्छे हैं, सब बराबर मात्रा में खराब। तो परिश्रम के साथ तेल लेने के अधिकारी हैं। आपका प्रश्न में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, आपने क्या कहा था? मेरा सवाल ये था जी, मिल्क प्रोडक्ट सारे मना कर रहे हैं आजकल, जो उसका उससे कोई लॉजिक है क्या? जो ये वाली आती है ना कि एक बार सारी सफेद चीजें बंद कर दो, सारी जमीन के अंदर वाली चीजें बंद कर दो, सोमवार को लाल रंग का, मंगलवार को पीले रंग का, बृहस्पतिवार को नारंगी रंग का भोजन करो, ये सब थोड़ा थोड़ा एक अलग अलग भाव धारणाएं हैं, अलग अलग मार्केटिंग भी है, अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए भी दी जाने वाली राय है। कि जो मैं कह रहा हूँ आज तक आपने सुना नहीं होगा संदीप जी, मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने किसी ने सुना होगा, जिससे पंकज अग्रवाल, वाह क्या व्यक्ति है पंकज अग्रवाल। लेकिन वही बात मैं करूँ जो सब कह रहे हैं, तो कहने में यार कोई नई बात तो बताइए। तो नई बात के पीछे बहुत सारी धारणाएं आजकल मार्केटिंग के युग में और आती है। दूध के साथ जो एक फैक्ट है वो यह है, एक मार्केटिंग की बात यहाँ पे तेल के साथ आती है कि मेरा तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री। वास्तव में ये प्योर गुमराह करने का तरीका है। ऑल ऑयल्स आर 0 कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक एनिमल प्रोडक्ट,
और कोई भी ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें एनिमल प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, केवल उस तेल में होगा जो चर्बी से बन रहा है। देशी घी में होगा, मक्खन में होगा, जो लाड़ से बनने वाला जो मीट से बनने वाला, लाड़ से बनने वाला ऑयल है उसमें होगा, लेकिन किसी भी वेजिटेबल ऑयल में नहीं होगा। मिल्क क्या है? एनिमल प्रोडक्ट, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा फैट कंटेंट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है जो दूसरे उसमें नहीं है। इसीलिए देशी घी को हमारे विदेशियों ने खूब, एलोपैथ्स ने खूब गुमराह किया कि देशी घी खाते हो, मक्खन खाते हो, इसीलिए तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है। अब रिफाइंड खाओ, रिफाइंड खाओ, रिफाइंड में भी पॉलीअनसैचुरेटेड खाओ। तो अतिवादी है हमारी एलोपैथिक साइंस या हमारी मॉडर्न साइंस जितनी भी है, अतिवादी है। ये अभी अभी सीख रहे हैं, ये भी 200-150 साल से सीखना शुरू किया है मॉडर्न साइंस ने। इसके पहले सब गंवार थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 250 साल पहले कुछ नहीं थे। और हम और आप 5000 वर्षों से सीखे हुए और उसमें लिखी हुई बातें हैं। तो हम अपनी 5000 वर्षों की टेस्टेड परंपरा को भूल के हम मॉडर्न साइंस जिसकी मार्केटिंग हो रही है, मैं भी मॉडर्न साइंस का ही एक प्रोपोनेंट, मैं भी उसकी मार्केटिंग करता हूं, लेकिन साथ साथ कहता हूं भाई यहाँ पे मेरी समझ में ये मार्केटिंग ज्यादा है। तो हमने अपने देशी घी को विलन बना दिया, अब लौट के उसी पे आ रहे हैं। रिफाइंड को हमने भगवान बना दिया था, रिफाइंड तो यार ऐसा होता है, रिफाइंड तो अच्छा नहीं है। तो बात अल्टीमेटली क्या है कि दूध में कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम दूध को उबालें, फ्रिज में रखें, उसकी मलाई उतारें और अब उसको इस्तेमाल करें, तो हमने उसके काफी फैट को हटा दिया। ये हम लोगों के बीच की बात हो रही है। भैंस के दूध में इस चर्बी की मात्रा गाय के दूध से 2 गुनी ज्यादा। तो भैंस का दूध पिएंगे तो किसके जैसे बनेंगे? तो इसलिए हमें भैंस का दूध अवॉइड करना, क्योंकि चर्बी दो, या फिर दूसरा काम करिए, उबालिए, फ्रिज में रखिए, मलाई उतारिए, फिर उबालिए, फ्रिज में रखिए, मलाई उतारिए। गाय के दूध में उससे चर्बी आधी, उबालिए, फ्रिज में रखिए, मलाई उतारिए, एक बार में काम हो जाएगा। तो लो फैट हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। दूध अमृत है, दूध में जो लैक्टोज शुगर है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दूध में जो केसीन प्रोटीन है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो वेजिटेरियन हमारी पॉपुलेशन है, 80% वेजिटेरियन है। हम लोग अगर दूध और दाल, इन 2 चीजों को छोड़ दें तो हम डायबिटीज से बाद में मरेंगे और जो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पहले मर जाएंगे। तो इसलिए हमको दूध और दाल, इनको हमें त्यागना नहीं है, इनकी फॉर्म बदलनी है। हमने गड़बड़ी कहाँ की? हम दंड बैठक लगा रहे होते तो दूध में मक्खन मलाई डाल के और लेते, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं तो उसकी मलाई हटा के। दूध लेना अच्छा है, उसी का दही, उसी का मट्ठा, उसी की पनीर सब अच्छे हैं, उसके ऊपर की क्रीम हटा के डबल टोन उसको करके तब हम उसको इस्तेमाल करें। दूध में कोई खराबी नहीं है। कैलोरी दूध में बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी फैट हटाने के बाद कैलोरी बहुत कम रहती है। तो हार्ट पेशेंट, ओल्ड एज के साथ में, वेजिटेरियन आदमी को तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो हमें अपनी डाइट से नहीं हटाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में एक सवाल है, अब तो बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारे बीच में जीएम अग्रवाल साहब जो मेंबर ट्रिब्यूनल रिटायर्ड हुए हैं, हम उनसे कहेंगे, उनका सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा आपको अगर कुछ लेना तो ले लीजिएगा, बहुत टाइम से आप दे रहे हैं, कुछ बीच में इंटरव्यू तो नहीं करना डॉक्टर साहब को? कुछ लेना तो नहीं डॉक्टर साहब आपको? आप लोग थक गए हो तो बता दीजिए। नहीं, हम लोग नहीं थके साहब, नहीं साहब, हम लोग। जीएम अग्रवाल साहब, हमने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जीएम अग्रवाल साहब, जो होता क्या चाहे, जो उल्टा बोल गया, वक्ता क्या चाहे दो होता। ठीक है, जीएम अग्रवाल साहब जिन्होंने चैट बॉक्स में सवाल लिखा हुआ है अपना, वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जीएम अग्रवाल साहब। जी सर। डॉक्टर बहुत अच्छी बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि डायबिटीज जैसे दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है और फिर एक स्थिति में जाती है कि दवाइयाँ काम प्रयोग होने लगता है। मेरा प्रश्न है कि कौन सा थ्रेशोल्ड है उम्र का जबकि दवाइयाँ को छोड़ के स्क्रीन पर आना पड़ता है? और कुछ डॉक्टर
डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं दवाइयाँ भी जारी रखी है, कुछ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं अभी दवाइयाँ बंद कर देने से लोड ज्यादा पड़ रहा है बॉडी पर और आप इंसुलिन पर आ जाइए। तो मैं आपसे आप एक्सपर्टीज जानना चाहता हूँ कि दवाइयाँ कब तक लेना चाहिए और इंसुलिन पर कब स्विच ओवर होना चाहिए। धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले आपसे और सभी लोगों से फिर से बार बार क्षमा मांगूंगा कि अगर मेरे बोलने कहने सुनने में कोई बात थोड़ी सी खरी खरी थोड़ी तीखी हो जाए तो कृपया अन्यथा मत कीजिएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? आज हम अगर दवाओं की, इंसुलिन की, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या अग्रवाल साहब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या लेके हम चल रहे हैं? उद्देश्य तो जीवन का डॉक्टर साहब जो है कि सभी कष्टों से छुटकारा मिलना। क्या ये संभव है? अब संभव तो जितना जो हो सकता है संभव उतना तो करनी चाहिए। तो नंबर 1, हम अपने जीवन के हर पहलू में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम सामंजस्य बैठाते हैं, हम समझौता करते हैं। भाई उम्र हो गई, अब मैं दौड़ नहीं पा रहा, समझौता किया। और उम्र हो गई, चल नहीं पा रहा, समझौता किया। और उम्र हो गई, दिख भी नहीं रहा, सुनाई भी कम पड़ रहा, समझौता किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी जहां हम समझौता करने को तैयार नहीं होते, फिर हम दलील देते हैं कि भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, तुम क्या करते हो बैठे हुए अभी तक। तो हमारा उद्देश्य, मैं अपने पेशेंट से, अपने मिलने जुलने वालों से हर एक से ही कहता हूं कि भाई डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्ट पेशेंट हुआ, हमारा उद्देश्य स्वस्थ रहना। जितना हम अपनी उम्र के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जितना अधिक हम स्वस्थ रह सके वह करना है। अब स्वस्थ रहने के लिए पहला तो काम ये कि स्वस्थ रहना उद्देश्य है, जो करना होगा वो मैं करूंगा। ये तो हुआ कि हमारी निगाह कहाँ, स्वस्थ पे, अपने लक्ष्य पे। और दूसरा हुआ ना भाई मैं तो ऐसे करूंगा, स्वस्थ रहूं या ना रहूं। तो निगाह स्वास्थ्य पे रखिए, लक्ष्य पर रखिए। आप चुनिए कि जो जो मार्ग उसके लिए आवश्यक हो वो हम अपनाते रहें। तो एक तो जीवन शैली जिसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा, खान पान, रहन सहन, मोटापा है, वजन घटाना है। अब इसके बाद जो दवाओं की बात आती है, दवाएं एक एक्सटर्नल एलिमेंट है। एक जैसे बच्चा है, बच्चे की अपनी मेहनत, बच्चे की अपनी पढ़ाई वह आवश्यक है। अब बच्चा पूरा पढ़ने के बाद भी उसके नंबर आए 100 में 50, नहीं काम तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं मम्मी पापा कि चलो भाई बच्चे के जो मैथ्स में नंबर कम आए इसलिए इसका ट्यूशन लगवा। अब उसके फिजिक्स में भी नंबर कम आए, भाई इसका भी ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। भाई उसके अंग्रेजी में भी नंबर कम आए, भाई इसका भी ट्यूशन लगवा दो। तो आप और इलाज कराना जो है वो बिल्कुल ट्यूशन की तरह से। जितना बच्चे ने अपनी मेहनत कर ली उतने ट्यूशन कम लगेंगे, जितना कमजोर है उतने ट्यूशन ज्यादा लगेंगे। 5 सब्जेक्ट में कमजोर है तो 5 के ट्यूशन लगेंगे, उसने 4 की तैयारी, 1 की तैयारी कर ली तो 1 ट्यूशन कम हो जाएगा, 3 की तैयारी कर ली तो 3 ट्यूशन कम हो जाएगा। जितना बच्चा जानता जाएगा अगली बार उतने ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं। हमारा जितना आप स्वास्थ्य अपनी जीवन शैली से नियंत्रित करते जाएंगे उतनी दवा हम हटाते जाएंगे। जब आप अपनी उम्र को वापस नहीं ले जा सकते, बढ़े वजन को कम नहीं कर सकते, कम जो शरीर नहीं चलता उसको हम ज्यादा नहीं चला सकते, जब हम परहेज नहीं कर सकते, लेकिन दवा कम करो भाई, दवा ज्यादा अच्छी नहीं होती, कैसे हो जाएगा? दवा ट्यूशन, जितना काम आप कर लेंगे, जो आप नहीं कर पाएंगे वो हम दवा से कर देंगे। आप और अशक्त तो होते जाएंगे, शरीर और अक्षम होता जाएगा, अक्षम होता जाएगा, तो मेरी दवाएं तो और बढ़ेंगी। शरीर में इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो उम्र के साथ कम होती जाती है। जब हमें डायबिटीज मालूम होती है तो हमारी इंसुलिन बनाने की क्षमता 50% बची होती है। तो जो एक व्यक्ति की 20 वर्ष की उम्र में जो इंसुलिन बन रही थी, जब डायबिटीज मालूम पड़ी तो वो ऑलरेडी 50% है। हाफ डेड पैंक्रियाज से काम कर रहा है डॉक्टर। आप ये क्यों नहीं समझते? आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हाफ डेड पैंक्रियाज लेके जा रहे हैं। एक ऐसी गाड़ी जो हाफ डेड होकर खटारा हो चुकी है, उससे कहने चलवाओ उसको। हाफ डेड पैंक्रियाज से अब उसे काम करना है। मैं पैंक्रियाज को बिल्कुल आपका अंडर ग्राउंड वाटर की तरह से समझता हूँ।
जितना ज्यादा निकालोगे वाटर टेबल उतनी नीचे जाती जाएगी। जितना घी तेल चिकनाई लोगे, जितना मेहनत नहीं करोगे, जितना मोटापा बढ़ाते जाओगे, उतना इंसुलिन ज्यादा निकालनी पड़ेगी, तो उतना वाटर टेबल नीचे जाती जाएगी। जब हमने पूरे पेंक्रियाज को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं तो हाफ डेड होने में ज्यादा देर नहीं लगती। हाफ डेड होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे दो तरह की अप्रोच है। एक अप्रोच है कि भाई पेट्रोलियम, अब हमारे पास पेट्रोल कम है, तो एक अप्रोच तो यह है कि हमें चलाओ, जब तक चलेगी चल जाएगी, थोड़ा और खरीदो, थोड़ा और पढ़ाओ, हमारे पास पैसे हैं, तिजोरी भरी हुई है, हम जाएंगे यहाँ से लॉन्ग ड्राइव पे। दूसरा तरीका क्या है, भैया जो गाड़ी बड़ी वाली खरीद के रखे हो ना, जो 1 लीटर में 6 किलोमीटर का एवरेज देती है, उसको रखो जरा। मारुति 800 निकालो, ये 26 का एवरेज देती है, 26 वाले को लेके चलो, पेट्रोल कम है। तो अगर हम अपनी पेट्रोल का माइलेज बढ़ा दें तो हमारा वही पेट्रोल ज्यादा समय चल जाएगा। तो हमें डायबिटीज होने के बाद माइलेज बढ़ाने पे काम करना है। जैसे धरती के वाटर को नीचे जाने से रोकना है, उस तरह के काम की हम पानी बर्बाद ना करें। और पानी बर्बाद करने की, इंसुलिन बर्बाद करने की बातें हमने शुरू में ही कही। घी तेल चिकनाई लेंगे, इंसुलिन ज्यादा डिमांड करेगी बॉडी, और लाओ और दवा लाओ। शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, ज्यादा डिमांड करेगी। मोटापा होगा, ज्यादा डिमांड करेगी। हमारा टेंशन होगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। इन चीजों को कम करें। कुछ भाई उम्र के साथ भी डिमांड बढ़ेगी। उम्र आप अगर कम कर सकते हैं तो आप करें, मैं नहीं कर सकता। तो इन चीजों के बाद में अब जो जरूरत पड़ी वो हम दवा से पूरी करने की कोशिश करेंगे। दवाएं दो तरह की हैं। एक है कि हम और पेट्रोल डलाओ, गाड़ी चलाते हैं, कि वो और इंसुलिन निकालती है और शुगर को कंट्रोल करती है। दूसरी दवाएं हैं जो माइलेज बढ़ाती है, कि इंसुलिन को ज्यादा इफेक्टिव कर दे। तो मेरा जोर हमेशा, या हर समझदार डायबिटीज के स्पेशलिस्ट का जोर हमेशा उन दवाओं पे रहता है जो आपकी इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे हमें इंसुलिन निकालनी कम पड़े और हम उसका असर ज्यादा ले लें, जिससे हमारा पैंक्रियाज जो हाफ डेड है, और हर साल 5 से 7% पैंक्रियाज और डेड होता है। 50% से शुरू किया, 5% पर ईयर के हिसाब से अगर वो उसको और डीके कर रहा है तो 10 साल में डेड हो जाएगा। 7% पर ईयर के हिसाब से डीके कर रहा है तो 7 साल में डेड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या कहती है कि 7 से 10 वर्षों में हमारा पैंक्रियाज जो बचा खुचा है वो भी चल बसेगा। जितना हम उसको चला लें वो हमारी खूबी है, कि हमने गाड़ी ऐसी चलाई कि खटारा गाड़ी थी, उसको भी हमने 10 साल खींच लिया। तो समय के साथ मुझे तो दवा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वाटर टेबल है नीचे जा रही है, तो मैं बोरिंग बढ़ाता जाऊँ। पहले 1 गोली 25 फीट पे बोरिंग किया, निकाल लिया पानी। अरे वाटर टेबल नीचे गिर गई, 50 फीट पे बोरिंग किया, 2 गोली दी। अभी भी नीचे गिर गई, मैं 75 फीट पे बोरिंग किया, 3 गोली दी। तो मैं आपकी जितनी गोलियां दे रहा हूँ आपकी पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल रहा हूँ। अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ भाई? आप इंसुलिन माइलेज बढ़ाने का काम तो आपके हाथ में है, माइलेज आप बढ़ाओ। पेट्रोल ज्यादा जो जरूरत रहेगी मैं निकालूंगा, मैंने वो वाली दवाएं तो दे रखी है जो माइलेज बढ़ाने वाली है। जब हम देखेंगे अब हमारे पास पेट्रोल नहीं बचा, अंडरग्राउंड वाटर नहीं बचा, अब मैं जितना निकाल रहा हूँ उससे काम नहीं चल रहा, तो भाई बाहर से इंसुलिन दो। तो ये तो एक सीधी एक नेचुरल प्रोसेस है, अननेचुरल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है कि कोई ना कोई समय तो ऐसा आएगा जब हम, आप सोचो ना, आज से 25-30 साल पहले तो आप मैंने बुजुर्गों से सुना है, अपने ससुर जी से सुना है कि गाजियाबाद में 25 फीट पे पानी था, आज तो हम 200 फीट पे बोरिंग कराते हैं। ये हमने अपने जीते जी गाजियाबाद के पानी को दूर डाला। वैसे ही हम अपने पैंक्रियाज को दूरते हैं, उम्र के साथ हमें दवा बढ़ानी पड़ेगी, हमें बोरिंग को और डीप करना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से जो एग्जाम्पल देते हैं वो एकदम अंदर से पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उससे लगता है कि अब ऐसा हमको करना चाहिए। अब हमारे पास 2 हैंड हैं, मुकुल गुप्ता साहब का, उसके बाद यशीष सिंह साहब का, और जिनके सॉल्व हो चुके हैं वो अपने हाथ हटा लीजिएगा। अनिल मित्तल साहब का भी हाथ चला, वरना दोबारा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और संदीप गोयल साहब का भी। मुकुल गुप्ता साहब अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, मुकुल साहब, मुकुल गुप्ता जी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं हमारे करियर। पहले तो बड़े भाई साहब को नमस्कार। चुपके चुपके तो देखता रहता हूँ आपको, आपके YouTube पर, और कहीं से सुनता आए कि भी मैं कर लेता हूँ, पकड़ लिया था कि मैं सुन रहा हूँ, बट आपके इतने अच्छे होते हैं,
खाए में भी मैं बताऊं कि इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं साहब, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि वाकई अंदर तक पहुंच जाता है। वैसे तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों को उत्तर देते। मेरा एक प्रश्न ये है कि एक गुप्ता जी प्लीज आप माइक अपना साथ करें, आवाज गूंज के आ रही है आपकी। अच्छा, मुकुल जी आवाज जैसा। हाँ, आप आया। मैं कह रहा था कि के हिसाब से डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि यदि एक बार इसका हो गया शरीर में तो वो कभी जाता नहीं, मतलब वो मुकुल जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मुकुल जी थोड़ी सी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। मुकुल जी अनविजिबल। यस हाँ, आपके पास तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है आपके पास तो। आप फोन पे पूछ लीजिए इनसे, फिर आप अरविंद जी भाई साहब आप बोल दीजिए। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। हाँ, अब थोड़ी सी आई। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जनरल ये कंसेप्ट है, कोई सिग्नल की कमजोरी लग रही है मुकुल जी आपके यहाँ। भाई साहब आप फोन पे पूछ लीजिए इनसे, चलिए आपको फोन करके बता देंगे। आप सिंह साहब आइए, चलिए आप सिंह साहब से नहीं यार, चलिए इसमें आप सिंह साहब से पूछिए, मैं अपना माइक लेके। हाँ मुकुल जी आपकी आवाज, आपका फोटो आ गया एक्चुअली, वो आवाज आप। शर्मा जी मैं सवाल पूछ लूं तब तक। अच्छा, ये इतने चलिए, जेपी शर्मा साहब फरीदकोट से हैं। जेपी शर्मा साहब फरीदकोट से, इतने जब तक हैं। जेपी शर्मा साहब फोटो दिया फरीदकोट से सवाल। यस, जेपी शर्मा साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही बढ़िया और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी आपने। मेरा एक ये सवाल था आपसे भी, ये जो बोलते हैं फास्टिंग शुगर, अगर फास्टिंग शुगर अपनी 100 से नीचे आ गई तो क्या हमें इसके ये खाए पिए इसको शुगर को चेक करना चाहिए या नहीं? एक तो शर्मा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा देखिए ये पराकाष्ठा है, आप अगर ये सुन भी रहे हैं तो आप उस वक्त वॉक कर रहे हैं। तो आप इन सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों में एक अकेले व्यक्ति हैं जो दो लाभ एक साथ उठा रहे हैं। हाँ, ये मेरा इवनिंग वॉक का टाइम हो गया था जी, इसलिए मैं आ गया। का भी और शारीरिक परिश्रम का भी साधुवाद। हाँ जी सर। फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर दोनों भिन्न भिन्न है। फास्टिंग शुगर हमें शरीर की उस स्थिति को बता रही है कि जब हमने पूरी रात भोजन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हमारे हार्मोन्स की स्थिति क्या है, हार्मोन्स कितने बन रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, और शरीर को चलाते रहने के लिए शरीर कितनी शुगर बना रहा है। खाली पेट की जो शुगर होती है वो शरीर की अपनी बनाई हुई होती है, ये खाने वाली नहीं होती। हम कहते कल रात में मैंने एक आम खा लिया था इसलिए मेरी खाली पेट की शुगर बढ़ी हुई आ गई, नहीं जी। इतनी देर तक मिठाई शुगर नहीं बढ़ाती। खाली पेट की शुगर बता रही है हमारी अपनी फैक्ट्री, ये जो पेट की फैक्ट्री है उसमें बना हुआ शुगर। तो जितना मोटापा ज्यादा होगा, खाली पेट शुगर ज्यादा होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। ये आपकी फैक्ट्री का, हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, जिसको डाइट जिम्मेदार नहीं है, जिसको वजन घटा के ही हम सबसे अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, नाश्ते के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद भोजन आरंभ करने के ठीक 2 घंटे पर जो हम जांच करते हैं वो हमें 2 चीजों के बारे में बताता है। एक तो ये बताता है कि हमारा खान पान में परहेज कैसा है। नंबर 2, हम जो भी भोजन हमने किया उस भोजन करने के बाद हमारा शरीर उस भोजन को न्यूट्रलाइज कैसे कर पाया। जितनी बार हम खाना खाते हैं हम अपने पैंक्रियास पे एक उसका चैलेंज देते हैं, इसको नॉर्मल करके दिखाओ। हमने एक रोटी खाई, इसको नॉर्मल करके दिखाओ। हमने एक छोला भटूरा खाया, इसको नॉर्मल करके दिखाओ। हम हर बार अपने पैंक्रियास को चैलेंज देते हैं। तो हम उसके लिए जितना खाना हम ज्यादा खाएंगे शरीर को उतना इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो उसको चाहिए, तो हम ये देखते हैं इतनी इंसुलिन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा शरीर। तो खाली पेट हमें अलग जानकारी देती है, खाने के बाद अलग देती है।
हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह बस चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए और अपने ऑफिस में बैठ गए, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करनी, इसलिए हमारा दिन 4-5-6 घंटे उसमें कट जाते हैं चाय और बिस्किट में, और फिर हम दोपहर में खाना खाते हैं। जब हम उस चाय बिस्किट के बाद पीपी शुगर करते हैं, हमारी तो पीपी भी ठीक आई है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब बताओ मुझे हार्ट अटैक क्यों पड़ा? क्योंकि हमने तो खाली पेट देखा और चाय बिस्किट के बाद पीपी शुगर, जिंदगी भर हम यही देखते रहे। हमने जो दोपहर में आके हमने 3 रोटी खाई, उसके बाद कभी देखा ही नहीं कि वो 200, 250, 300 चल रही थी, और रात में तो भाई हम पराठे खाते हैं, देखो हमसे रोटी तो खाई नहीं जाती, और बाद में थोड़ा सा मीठा हमें और चाहिए, उसके बाद तो हमने शुगर कभी देखी नहीं। और अब हम मान के चल रहे हैं, गफलत में हैं, हम इस मुगालते में हैं कि हम कंट्रोल्ड, लेकिन वास्तव में जो हमारे मेजर मील्स थे उनके बाद हमने चेक नहीं की, हमने अपनी स्थिति वास्तव में नहीं जानी। तो हमें हमेशा खाली पेट, सुबह के भोजन के 2 घंटे बाद और दोपहर भोजन आरंभ करने के 2 घंटे बाद अपनी रोजमर्रा की सारी दवाएं खाते हुए, अपनी रोजमर्रा की शारीरिक चर्या को चलाते हुए तब हमें शुगर करनी है। उस दिन कुछ मीठा नहीं खाना, उस दिन हमें जरूरत से कम नहीं खाना, उस दिन हमें दवाएं अवश्य खानी है, बिना दवा के टेस्ट नहीं कराना, उस दिन हमें कुछ एक्स्ट्रा जबरदस्ती काम करके या बिना काम किए ऐसा नहीं करना, जो रोज में कर रहे हैं वही करना है, तब हमें मालूम पड़ता है। जब हम इसको रेगुलर वे में करना है, जिसकी शुगर बिल्कुल ठीक चले उसको भी सप्ताह में 1 शुगर अवश्य करनी चाहिए, एक बार खाली पेट, एक बार नाश्ते के बाद, एक बार लंच के बाद। ये करके लिखते हैं, और 3 महीने में तो देखिए हम सब मनुष्य हैं, और मानव जनित जितनी भी हमारे स्वभाव में विशेषताएं या कमजोरियां हमारे अंदर सब होगी। हम क्या करते हैं, आज मैंने छोला भटूरा खाया, भाई आज नहीं करेंगे, आज तो ज्यादा रहेगी, कल करेंगे। तो हम जानबूझ के हम वो दिन चुनते हैं जब हम बढ़िया काम कर रहे हैं, उस दिन की शुगर अच्छी आ जाती है, शुगर नॉर्मल आ जाती है, हमको अच्छी लगती है। हम देखो, कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहता। आज मैं छोला भटूरा खाने की बात करता तो मेरी शुगर 250 आती, तो आज मैं नहीं करता। मैं कल क्या कहूंगा, 2 सूखी रोटी भिंडी से खाऊंगा और उसके बाद कर दूंगा, देखो मेरी 150 बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरह से किया क्या, हमने अपने आप को दिग्भ्रमित किया। तो हमें रोजमर्रा की, हमें कायदा तो ये कहता है आज हमने गड़बड़ की, उस दिन देखो कि हमने गड़बड़ करने के बाद हमने कितना खराब हुआ। अच्छा, लेकिन ये भी कह के मैं गुमराह कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने निकट संबंधी, जो दिल की बात जो लोग कह सकते हैं, जो हमको धमका सकते हैं, हमसे बड़े उम्र के हैं, जैसे अरविंद भाई साहब, तो मुकुल भाई साहब भी, तो वो क्या करते हैं, वो कई बार हमसे कहते हैं, यार ये बताओ, कल तो मैं दावत में गया था, वहां मैंने पेट भर के खाना खाया और तो उसके बाद स्वीट डिश भी खाई थी, और मैंने लौट के टेस्ट की, मेरी शुगर तो नॉर्मल थी, तब तो मुझे इतनी तेज दवा क्यों दे रहे हो, दवा कम करो हैं, और तब तो मुझे क्यों डराते हो, मैं तो इतना खा पी के भी मेरी शुगर नॉर्मल आई। क्योंकि अब हमें क्या होता है, इतनी खाने पीने के बाद शुगर नॉर्मल है तो हम सोचते हैं इसका मतलब खाया जा सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल वास्तव में हमने तिजोरी में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उसको अगर हमने शर्मा जी की तरह टहल के हैं तो हमें खाने का अधिकार है, और अभी हमारी तरह से बैठे हुए हैं तो हमें खाने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तिजोरी में जो पैसा डाला वो बैंक बैलेंस हमेशा के लिए बढ़ा देगा। तो इसलिए अगर हमने डाला तो हम एक्स्ट्रा उस दिन खर्च करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें, तब काम हो जाएगा। टेस्ट हमें खाली पेट खाने के बाद दोनों कराने हैं, बल्कि लंच के बाद भी कराना है, दवा खाते हुए कराना है, रोजमर्रा की डाइट एक्सरसाइज पे कराना है, और 3 महीनों में HbA1c करा के देख लेना है कि वास्तव में सब ठीक है या नहीं। अच्छा, जो तीसरे 3 महीने की जो HbA वो कितनी आनी चाहिए जो नॉर्मल सही है शुगर? ये अब देखिए, कंट्रोल के भी क्राइटेरिया हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कंट्रोल के क्राइटेरिया जो स्वस्थ है, आप हैं बिल्कुल स्वस्थ, जो रोज अगर हम कहें 5 किलोमीटर टहलता है, उस व्यक्ति का 50 वर्ष की उम्र का, 55-60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति का क्राइटेरिया में HbA1c का 6.5 रखूंगा, 6.5% से कम। अभी हमारी अवस्था हो गई 65-70, भाई अब देखो यार 6 किलोमीटर तो नहीं चला जाता मुझसे, मैं 2-3 किलोमीटर चलाता हूँ,
है। अब मेरा मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, अब मैं उसका क्राइटेरिया रखूंगा 7। और 80 वर्ष के हो गए भाई, थोड़ी चल यहाँ से जाता हूँ पार्क में बैठ जाता हूँ, पार्क से आता हूँ घर में बैठ जाता हूँ, है। अब मैं 80 वर्ष की अवस्था है, मुझसे क्या तुम 18 साल वाले लड़के का काम कराऊंगा? उसके लिए मैं HbA1c का क्राइटेरिया कर दूंगा 7.5%। तो दूसरी चीज, एक तो हमारी हेल्थ स्टेटस के अनुसार, दूसरा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार। वही मेरे पास 20 साल का लड़का आएगा, अभी तो 6% पे चल, क्यों? तुझे तो 50 साल चलना है अभी, और उसमें गड़बड़ियों के चांसेस, उनके रिपरकशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए व्यक्ति के अनुसार हमें उसके लिए टारगेट का चयन करना। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मुकुल जी अपना खोल सकते हैं। मुकुल गुप्ता साहब, आपका साउंड सही है? यस यस, मेरे ख्याल से अब आवाज ठीक आ रही है। हाँ बिल्कुल, बढ़िया आ रही है, पीछे इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल हाँ। नहीं, आज मैं थोड़ा इजी बैठा हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर साहब को, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी बहुत बढ़िया आपका वो रहा है आप पीजी भी हैं, बीजी भी हैं। आपका छोटा भाई हूँ, सब आप ही लोगों से सीखा। नहीं, सब बहुत सुंदर। मेरी 2 एक शंकाएं उभर रही हैं। एक तो ये जो अभी आप शर्मा जी को बता रहे थे कि जो 3 महीने वाला एवरेज है, उसके साथ साथ डेली जो हफ्ते में आप कह रहे हैं कि एक बार करा लेना चाहिए, तो इसकी क्या मतलब नॉर्मली जब एक बार 3 महीने वाला ठीक आ रहा है और कंसिस्टेंटली ठीक आ रहा है पिछले 4-5 सालों से, जब से आपने मेरा ठीक कराया है, आपको पता ही है थोड़ा सा पहले बढ़ा हुआ था, उसके बाद आपने कुछ रेगुलेशंस बताए, कुछ दवाइयां बताई, काफी हद तक आप कंट्रोल में, मतलब 6 के करीब आता है मेरा। फिर क्या 6 कहते, आवाज कैसे चली गई? हो गया तो भगवान की दुआ से आपकी गाइडेंस में ठीक चल रहा है। आप क्या कोई नेट की प्रॉब्लम लगती है? तो मेरा ये सोचना है कि जो आप कह रहे हैं कि हफ्ते में या महीने में वो डेली सुबह पीपी, और मेरे जैसे केस में एक बच्चे का लेके आया, पिता ने कहा कि रिपोर्ट दिखाओ, उसने रिपोर्ट कार्ड की, उसने कहा कि जरूरत है जानने के लिए मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए जिसमें मैं पूरा देख सकूं। तो यदि आपका HbA1c 6% है, बहुत अच्छा है, 90% वाला अब बच्चा है, उसका रिपोर्ट कार्ड है ये। लेकिन इसमें भी अगर मान लो कि हो सकता है कि 90% आए, उसमें आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो यार तेरे 4 सब्जेक्ट में तो 99% या 100 आउट ऑफ 100 है, ये 5वें में क्या हो गया, इसमें कैसे 60 रह गए? तो उसे भी ठीक करने की जरूरत है। तो एक सब्जेक्ट में तुम जब 100% सब में ला रहे हो, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 50 या 60% है, जिसके कारण से तुम्हारे 90% आए, हम तो ठीक समझ रहे सब कुछ, लेकिन पता चला कि एक सब्जेक्ट में तुम बहुत ही कमजोर हो। इसलिए हमें इनकी जरूरत है कि खाली पेट कितनी, नाश्ते के बाद कितनी, लंच के बाद कितनी, क्योंकि हम आपकी दवा में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, हम आपको कोई सुझाव नहीं दे सकते, बस हमें ये मालूम है कि सब ठीक चल रहा है, ठीक ही होगा। ये भी हो सकता है कि आपकी रात की शुगर 50 पहुंच जा रही हो और सुबह की शुगर 200 आ रही हो, तो एवरेज है ना, वो एवरेज तो उसने बता दिया कि 6% है। अगर आपकी रात में 50 पहुंच रही है तो ये जानलेवा हो सकती है, सुबह की 200 पहुंच रही है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो एवरेज से काम एवरेज ही चलेगा। हमें इंडिविजुअल वैल्यूज को हम कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई महत्ता नहीं। नंबर 2, एक जो पहला प्रश्न था, यहाँ पे मैं नंबर की बात आ रही तो वो वाली बात नहीं करूँ। पहला प्रश्न था कि 100 शुगर खाली पेट, 110 शुगर खाली पेट, पहले 140 थी फिर 126 कर दी, पहले 110 थी उसको 100 कर दिया। ये सब करते रहते हैं और ये सब काम हमारे व्हाट्सएप में खूब मैसेज आता है कि ये फार्मा कंपनी की, डॉक्टरों की मिलीभगत, रातों रात में लाखों डायबिटिक बना दिए गए और अब दवा खूब बिकेंगी। रातों रात में कई सारे ब्लड प्रेशर के रोगी बना दिए गए, अब दवा खूब बिकेंगी। ये इसलिए स्टैंडर्ड चेंज किए जाते हैं।
देखिए, स्टैंडर्ड चेंज करना तो हमारी और आपकी फितरत है। जो पासिंग मार्क्स भगवान हमारे हिंदुस्तान में कितने हैं भाई साहब? बच्चा कितने % पे पासिंग मार्क्स होते हैं उसके? 33 होते थे साहब हमारे जमाने में तो। 34% पे हम पास कर देते थे। आपका बच्चा अगर 35% लाए तो आप क्या मिठाई बांटेंगे? वो तो अनुपम खेल ही बांट सकते हैं। हाँ, या 9 की बात करिए, नहीं बांटे। तो भाई साहब, आप अपने बच्चे का दोहन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 34% पासिंग मार्क्स होते हैं, आप 35 लाए, आप तब भी बच्चे को प्रेस कर रहे हैं। ये तो गलत बात। तो हमारे पासिंग मार्क्स में कई स्टेटमेंट्स ये दिए गए कि 200 तक की शुगर से नुकसान नहीं होता। अभी मैंने राजेश जी से बात करते समय बात का जिक्र किया था शर्मा जी से कि यदि उम्र बढ़ती जाएगी तो 80 वर्ष के व्यक्ति को मैं कहूंगा HbA1c आपका 8% बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट देना है। हमारा मेहरी का बच्चा अगर वो 4 साल से फेल हो रहा था, वो उसके 35% आएंगे, वो तो मिठाई का डब्बा लेके आ जाएगी, भाई साहब पास तो हो गया। और मेरा बच्चा 80% भी लाएगा तो मैं भी कहूंगा तेरा कैरियर नहीं बनना, क्या करेगा 80% मार्क्स लेके, एडमिशन भी नहीं मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हमारी उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है जी। आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर आपको स्वास्थ्य कितने % का चाहिए, 90% वाला स्वास्थ्य चाहिए तो आपको शुगर 100-140 रखनी पड़ेगी, HbA1c 6-6.5 रखना पड़ेगा। अगर आपको वो 80 साल के बाबूजी वाला स्वास्थ्य चाहिए कि भाई बस बाबूजी आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रहे, अगर इतना ही चाहिए तो 200 शुगर बुरी नहीं है, 250 पे भी चलेगी। धन्यवाद। अच्छा, एक और प्रश्न है जो मेरा ओरिजिनल प्रश्न था अरविंद जी, आपसे भी मैं दोपहर कह रहा था। एक डॉक्टर साहब से ये शंका है कि जनरली साइंटिफिक सर्कल में, मेडिकल सर्कल में कहा जाता है कि डायबिटीज जब एक बार शरीर में लग गई तो शरीर छोड़ने के साथ ही जाती है। तो ये कहाँ तक उचित है? क्या इन कंट्रोल से, दवाइयों को छोड़ दीजिए, दवाइयों से कंट्रोल में आ जाती है, बट यदि नेचुरल प्रोसेस से ही वो कंट्रोल में है बिना दवाई के, तो क्या उसको फिर भी ये माना जाएगा कि ये डायबिटिक है ये पर्टिकुलर पर्सन? आप अपने मन में कितने डायबिटिक व्यक्तियों की कल्पना कर सकते हैं अभी कि हाँ अरविंद जी ने भी जिक्र किया, हाँ ये मेरे घनिष्ठ हैं जिनको डायबिटीज है, और एक वो है, एक वो है, कितने की कल्पना कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि 10-15 तो हैं दिमाग में। 10-15 को जिनको अभी एकदम से आप सोचे रिकॉल कर लेंगे। इन 15 में अरविंद जी को साधुवाद, इन्होंने वजन कम किया। इन 15 में कितने लोगों ने वजन कम किया अपना? हाँ, मतलब मेंटेन तो कर रखा है, मतलब बढ़ाया नहीं, मेंटेन कर रखा है। इसका मतलब हम अगर 100 में 40 नंबर ला रहे थे, भाई हमने मेंटेन कर रखा है, देखो फेल नहीं हुए, तो 40% वाला हेल्थ तो मिलेगी। आपने कहा नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस कितने लोग करते हैं? मैं ये जानता हूं मेरे पास आने वाले 70 से 80% व्यक्ति, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, वो कुछ नहीं करते। 20 से 30% व्यक्ति करते हैं, 10% लाजवाब फायदा उठाते हैं, और 10% वो पेशेंट्स हैं जो मेरा हौसला बढ़ाए रखते हैं, जो जिनके एग्जाम्पल मैं 10 लोगों को देता हूं। और देखो इनके जैसे, देखो ये पहले इंसुलिन, अब देखो अब आपसे बात हो रही है, मैं एक एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा देता हूँ वो बताता हूँ। एक महानुभाव BSNL, अब नाम लेना नहीं ठीक होता, लेकिन वो तो ऐसी शख्सियत है जिनका नाम लेके भी बताया जाए तो उनका महिमा मंडन है। BSNL से वहाँ के चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए। वो मुझे रिटायरमेंट के 3-4-5 सालों से पहले चलाते, मैं कहता हूँ भाई साहब क्या करते हो आप, का पर्चा लिखते वो मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं 40 यूनिट सुबह इंसुलिन दे रहा हूँ, 40 दोपहर दे रहा हूँ, 40 रात दे रहा हूँ। जो पर्चा देखेगा कहेगा किस गधे को दिखा रहे हो तुम, इतनी इंसुलिन देने की जरूरत नहीं होती। वो हर बार कहते थे सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर लूंगा। मैं ठीक है भाई, आप मुझसे पर्चा लिखवाने आते हो, मैं पर्चा लिख के दे देता हूँ। फिर 2-3 बार बोल के मैं शांत हो गया, मैं इनको पर्चा चाहिए, अच्छा इनको रिएम्बर्स हो जाता है, ये पर्चा लिखवाने आते, मैं पर्चा लिख के दे देता हूँ। फिर मेरे मन में थोड़ा उठंग आई, मैंने कहा फिर भाई साहब कुछ करो ना इसके लिए, मेरे पास 6 महीने दे दो। फिर उसके बाद आए भाई साहब 3 महीने दे दो,
मैंने एक बार पूछी थी, भैया कौन सा ऐसा जादू का चिराग मिल जाएगा अलादीन का कि आप 3 महीने में ठीक कर लोगे? कहते भाई साहब दे दो मुझे। और बिलीव मी, जब उसके बाद आए 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने 40 यूनिट इंसुलिन 3 बार लेने वाले व्यक्ति ने बिना इंसुलिन के, और वो उससे बेहतर कंट्रोल में। तो मैंने भाई साहब जादू हुआ कैसे, मुझे भी बता दो। उनका भाई साहब सरकारी नौकरी आजकल बहुत टेंशन वाली नौकरी है। मैं जिस पद पे बैठा था मेरे को बहुत प्रेशर थे, मैं बहुत टेंशन में रहता था, बहुत काम नहीं कर पाता था, और अब रिटायर हुआ और अब देखिए आप, बंदे ने 120 यूनिट इंसुलिन हटा के और अपने आप को कंट्रोल कर लिया 6 महीने के अंदर। ऐसे लोग होने चाहिए। जब उन्होंने किया तो उनको लाभ मिला। मैं भी वही था, वो भी वही थे। 5 साल वो 120 यूनिट इंसुलिन लेते रहे, क्योंकि 140 यूनिट से ज्यादा हम एक बार में दे नहीं सकते, पेन में फिर 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो इस कारण से उनको 40 यूनिट लगती थी। तो इंसुलिन 120 यूनिट हट सकती है अपने आप को अगर हम ठीक करें। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 गोली लेने वाले 1 या 2 गोली पे आ सकते हैं यदि अपने आप को ध्यान दें। लेकिन 80 साल का व्यक्ति 18 साल का नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक चीज और इसी से उभरती है बात कि जैसे मेरा पर्टिकुलर केस है, पहले डायबिटीज थी 7-8 साल में, मार्जिनल। आप लोगों ने एक गोली चला रखी है सन 2000 से मिली। अब मेरे 6-7 साल से डायबिटीज, मतलब टेस्ट में डायबिटीज नहीं आती, बट पुराने मेरे कर्मों की वजह से कह लीजिए, या पुराना डायबिटीज, मेरी एक गोली चलती है। तो क्या ये जो डायबिटीज की दवाई का कहते हैं शरीर पे एडवर्स इफेक्ट होता है, तो क्या ये कंटिन्यू रखना जरूरी है, या कोई ऐसी चीज है, कोई टेस्ट मैं ऐसा करा सकता हूं कि आप लोग की जो आशंका है वो खत्म हो जाए और मैं ये गोली बंद कर सकूं? 1.5 घंटे से ये शब्द नहीं आया था, आही क्या। डायबिटीज की दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, एलोपैथिक दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। जी हाँ भाई साहब, कौन सी दवा से किसी को हार्ट अटैक पड़ा आज तक? कोई रेफरेंस है आपके पास? कौन सी दवा से किसी को पैरालिसिस हुई? कोई रेफरेंस है आपके पास? लेकिन 100 में 75 डायबिटिक्स को हार्ट अटैक पड़ता है। 100 में 75 लोगों को डायबिटीज में हार्ट अटैक या पैरालिसिस होती है। उसके तो ये पड़े हैं, आपके अपने अनुभव में, मेरे अपने अनुभव में। ये डायबिटीज है, जो कीड़ा है, जो घुन है, जो दीमक है, जो हमारे को खोखला कर रही है। जो दवा हम दे रहे हैं, दीमक का तेल डाल रहे हैं, तो शरीर को खोखला दीमक कर रही है, दीमक का तेल नहीं कर रहा। दीमक का तेल केवल बचाव करने का प्रयास कर रहा है। जो खोखली लकड़ी को दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा, वो जितनी खोखली हो गई वो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए दीमक के तेल के ऊपर विश्वास रखिए, दीमक मारने में काम आएगा, लकड़ी ठीक करने के लिए दीमक का तेल नहीं है। तो आप एक जो दवा ले रहे हैं वो साइड इफेक्ट होते हैं। अरे भाई, आपके पास ऑप्शन क्या है? लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो। लेकिन जिस दिन तुम आईसीयू में पड़े होगे, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन सूंघ रहे होगे, उस दिन डॉक्टर को, मोदी को, योगी को गाली मत देना, क्योंकि उस दिन कहोगे डॉक्टरों में मानवता नहीं, देखने नहीं आ रहे, मोदी ने इंतजाम नहीं किया हमारे लिए ऑक्सीजन का। क्यों भाई? तुमने अपने लिए क्या किया? तुम्हें वैक्सीन देने को कहा था तो तुम ढूंढ रहे थे भाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, उसे 3 दिन बुखार आएगा। ईदर यू कॉम्प्रोमाइज विद 3 days ऑफ फीवर और यू लैंड अप इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर। जो अच्छा लगे वो चुन लो। तो डायबिटीज और डायबिटीज की दवाओं में हमारे पास ऑप्शन क्या है? डायबिटीज को अनकंट्रोल छोड़ दें और हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेल, ब्लाइंडनेस झेलें, या हम कम से कम डायबिटीज की दवा जितनी कम से कम में हम कंट्रोल रख सकें उतनी कम से कम में वो करें। डायबिटीज की दवा जो आप लेते हैं मेटफॉर्मिन, उससे क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, गैस बन जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, तकलीफ करोड़ हो जाएगी, अंत तो नहीं लेगी ना। तो साइड इफेक्ट क्या है? हर दवा केमिकल। अच्छा, हर दवा जहर है और हर जहर दवा है, ये तो आप हमसे अच्छी तरह से जानते हो।
इस्तेमाल है उसका। जब हम इस्तेमाल ये करते हैं कि आज तो हम छोला भटूरा खाएं और उसके बाद एक गोली एक्स्ट्रा खा लें, तो वो दवा जहर हो जाती है। और जब हम दवा ये इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें, जो मिनिमम सपोर्ट की जरूरत है वो हम दवा ले लें, तो वो दवा है। तो थोड़े सपोर्ट की जरूरत, तो आपने 63 की एज बताई, थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, चश्मा क्यों लगाया? कुछ ऐसा करिए ना, पपीता टमाटर और गाजर खाइए जिससे चश्मा उतर जाए। चश्मा तो मैं 2.5 साल से लगा रहा हूँ सर, 2.5 साल की उम्र में। अलीगढ़ में जाके तब तो हॉस्पिटल्स होते भी नहीं थे, तो खैर मेंटेन करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर नहीं थे। जी हाँ। तो सब कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमको सहारे की जरूरत है, और वहां हमें पूरे विश्वास के साथ दवाओं को प्रयोग में करना है। दवाएं इतनी बुरी नहीं है जितनी प्रचारित, एलोपैथिक डॉक्टर भी उतने बुरे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ इस आशय से पूछा कि अगर अवॉइड हो सकता है तो, अगर आप उसके बगैर शुगर अपनी ठीक रख सकते हैं तो उसको जरूर हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता दूं, नहीं तो कैसे उसको मतलब हम मतलब डिसाइड करें, बिकॉज आई हैव टू गो as per the advice of the doctor. I cannot change. I'm very particular about it. जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये आपके कहने पर और आपके जो दिमाग में खलबलाहट है, अगर गलत शब्द हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, उस खलबलाहट को मैं दूर करने के लिए आपको एक वो कह रहा हूं कि आप 2 दवाओं की, तो एक ही गोली जो 2 लेते हैं, आप एक करके उसको शुगर देख लीजिए, शुगर आपकी उससे ठीक है कि नहीं है। अगर शुगर ठीक है तो दूसरी भी बंद करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं जितना ये एक्सपेरिमेंट आज से 23 वर्ष पूर्व जब मैं प्रैक्टिस में बैठा था करता था, आज मैं नहीं करता, क्योंकि उस वक्त मैं लोगों की दवा हटाता था और उनसे कहता था जाइए आप ठीक हैं और आप डाइट एक्सरसाइज के फॉलो करिए। लेकिन जब मेरे पास वो आके दोबारा गिरना शुरू हुए लोग, तो मैंने कान पकड़ लिए कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँ। उनको मैं छोड़ रहा हूँ 100-140 शुगर पे, अच्छा भला चंगा। जिस वक्त व्यक्ति की दवा बंद होती है वो उस वक्त वो बिल्कुल तुर्रम खां हो जाता है, वो भूल जाता है मुझे डायबिटीज थी, वो चेक नहीं करता है, वो परहेज थोड़े दिन में भूल जाता है, और फिर एक दिन वो कॉम्प्लिकेशन के साथ 300 शुगर लेके जब गिरता है तो बड़ा अफसोस होता है। फिर लगता है कि तुमने इसको दिग्भ्रमित किया, तुमको उस दिन कहना चाहिए था ये एक्सपेरिमेंट मत करो, लेकिन तुमने दिग्भ्रमित किया, उसने गलत काम किया, लिहाजा तुम भी उसके पाप के भागीदार हो। तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो इस चक्कर में नहीं पड़िए, अपने आप को स्वस्थ रहिए। एम क्या है? स्वस्थ रहे। ठीक है, वो दवाई मेरी कंटिन्यूड है, 20 साल से 21 साल हो गए मैं ले रहा हूं। आप 10 साल, मैंने कहा ना पेंक्रियाज की उम्र 10 साल होती है डायबिटीज के बाद। जो 10 वर्ष के बाद दवाओं पे कंट्रोल्ड है उसको अपनी पीठ पे यूं हाथ वो करना चाहिए, शाबाश, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा पेशेंट आता है मेरे ट्रीटमेंट में होता है, मैं भी मन के अंदर अपने आप को शाबाशी दे लेता हूँ, इसका मतलब यू आर ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक, यू आर गाइडिंग योर पेशेंट इन द वेल डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन। तो आप 22 वर्ष बाद आप एक दवा पे हैं, साधुवाद, भगवान आपको स्वस्थ रखे, भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी ये जिजीवशा बनी रहे और आप अपने आप को 2 दवाओं पे अगले 10 वर्षों तक पहुंचना है, वरना तो 10 साल होते रहे। आज के लड़के वो तो 10 साल नहीं पहुंचते, वो तो 6-7 साल के अंदर इंसुलिन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब 2000 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर्स ने कहा था 10 साल आप जी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बीच में एससी सिंह साहब हमारे पास हैं, अपने को कन्व्यूट के लिए बहुत देर सुनने होंगे। एससी सिंह साहब एडिशनल जनरल मैनेजर हैं हेल्थ सेंटर के अंदर और बहुत देर हमारे बहुत ही अजीज मित्रों में से हैं। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। और आज हमारा 7:40 तक का हो गया है। डॉक्टर साहब बिल्कुल अंदर पूछ दे रहे हैं हमको। एससी सिंह साहब। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम थैंक्स कन्वे करेंगे अपने अग्रवाल साहब को कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया कि बहुत ही इफेक्टिव ढंग से एक सरल भाषा में हम लोगों को, और बहुत ही ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं। हमारे प्रश्न तो हम समझ रहे हैं कि जेपी शर्मा साहब और प्लस हमारे मुकुल गुप्ता साहब ने हमारा दोनों प्रश्न पूछ लिया, तो और लेकिन अब चूंकि आपने इनवाइट कर ही लिया है तो सर एक थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस टॉपिक से हल्का सा डिबेट करके
कि अगर हीमोग्लोबिन हमारा डाउन हो रहा हो तो एक वेजिटेरियन के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने का क्या तरीका है नॉर्मल कोर्स में? इस पर थोड़ा सा अगर अपना अनुभव शेयर करें सर तो हम लोगों को फायदा मिल जाएगा। धन्यवाद। पहले तो ERT सेंटर से हैं आप, मुझे याद आ रहा है सन 2000 का वो समय जब ERT वालों ने मुझे बुलाया था और आपके यहाँ एक गोष्ठी में, और उसमें ये चर्चाएं हुई थी, बहुत आनंद आया था। और मुझे आपका कैंपस बहुत अच्छा लगा, आपके ऑडिटोरियम पे तो खैर कहने ही क्या। आपके घर में मोर बहुत नाचते हैं, मोर बहुत इनके घर पे। क्या बात। तो अब जो बात आपने कही हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए दो चीजें आती हैं, एक रॉ मटेरियल और दूसरा मशीनरी। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी दो चीजें हैं, एक रॉ मटेरियल और दूसरी मशीनरी। मशीनरी हमारा शरीर है। अगर किसी की मशीनरी गड़बड़ हो, लिवर की, किडनी की, स्प्लीन की या कुछ और बोन मैरो की परेशानियां हो, तो हमारी मशीन का डिफेक्ट है, और मशीन डिफेक्टिव है तो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा है रॉ मटेरियल। तो मशीनरी को आप अगर खराब है भी तो भी आप ठीक नहीं कर सकते, और अगर है तो डॉक्टर भी कुछ चीजों को ठीक कर सकता है, कुछ को नहीं ठीक कर सकता, उसके साथ काम चलाता है। रॉ मटेरियल के प्रति हम सब लोग जागरूक हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन का रॉ मटेरियल दो चीजें। अधिकतर हम लोग आयरन में संतुष्ट हो जाते हैं, ये मान के कि प्रोटीन इंटेक खाते पीते घरों का ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विशेष रूप से जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके शरीर में तो प्रोटीन की बहुत कमी है। तो प्रोटीन और दूसरा आयरन, तीसरा आजकल जो कुछ माइक्रो एलिमेंट होते हैं, कुछ तरह के विटामिन जो कि बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन वेजिटेरियंस में वो भी बहुत कम होते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। तो प्रोटीन के सोर्स हमारे वेजिटेरियन डाइट में क्या है? एक तो दाल और दाल से संबंधित चीजें, सभी प्रकार की दालें, राजमा, छोला, मटर, ये भी मिला के, बीन्स। दूसरा दूध और दूध की बनी चीजें, दूध, दही, मट्ठा, पनीर। तीसरा, अगर हम इनके बाद, अब वेजिटेरियन में सोर्स खत्म, इसके बाद वेजिटेरियन में प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, फिर हमें एग पे आए, एग का वाइट पार्ट, और फिर हम नॉन वेज पे आए तो सारे मीट। तो इनमें हमें प्रोटीन मिलता है। दूसरी चीज हुई आयरन। आयरन हमें मिलता है सारी हरी सब्जियों से, जो साग वाली है, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, इन सब से वो मिलता है। जितनी बाकी सब्जियां हैं उन सब में भी पर्याप्त मात्रा होती है। जो भी हम बाकी सब्जी खा रहे हैं, बिल्कुल आलू अरबी टाइप की छोड़ के, जितने हम फल खा रहे हैं उनमें भी थोड़ी मात्रा है। तो हम साग, सब्जी, फल, इनकी मात्रा बढ़ाएं, इनसे हमें आयरन वो पहुंच जाता है। गुड़ बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि गुड़ जो लोहे की कढ़ाई में उसमें पकाया जाता है, एक अच्छी मात्रा उसमें आ जाती है आयरन की। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए बहुत अच्छी याद आई। आधुनिकता के नाम पर हम लोगों ने कितना अपने आप को बर्बाद किया, इसका एक विशिष्ट उदाहरण है ये लोहे की कढ़ाई हटाना अपने घर से, एल्युमिनियम के बर्तन लाना अपने घर। कृपया मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, अभी जाइए अपनी रसोई में और जाके देखिए कि हमारी रसोई में कौन कौन से एल्युमिनियम के बर्तन हैं। एल्युमिनियम एक जहर का दूसरा नाम है, प्लास्टिक से भी बड़ा। एल्युमिनियम को उठा के तुरंत फेंक दीजिए, उसके बदले आप सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बदले स्टील का ही बर्तन। एल्युमिनियम से हमारी बोन्स, जहां से बोन मैरो होती है, ब्लड बनाने की क्षमता होती है, वो खराब होती है, सब कमजोर हो रहे हैं। ये एल्युमिनियम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। दूसरी चीज, जो कढ़ाइयां हम लोगों ने एल्युमिनियम की बना रखी है, कढ़ाइयां सारी वो कर दीजिए लोहे की। तवा तो लोहे का है ही, अगर तवा ये जो नॉन स्टिक वगैरह चल रहे हैं वो सब उठा के फेंक दीजिए। ये साइंस के नाम पे हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉन स्टिक में भी प्रॉब्लम आती है सर? नॉन स्टिक में भी ऊपर तो केमिकल ही लगा है। अरे हमारे पास लोहे का तवा है जिसमें जितनी रोटी हम सेक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेस तो आयरन का आ रहा है ना। बिल्कुल सही है। जो कढ़ाई है उसमें जितनी बार हम उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेस तो आयरन का आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिए बहुत हो जाता है।
और हम वही चीज हम एल्युमिनियम के जहर में और वो केमिकल में उन्हें नॉन स्टिक में ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा केमिकल जा रहा है, फिर पता नहीं कैंसर क्यों बढ़ रहा है। तो ये चीजें परिवर्तन हमको लाने पड़ेंगे। और ये अच्छा, तीसरी चीज, जब भी मिठाई की दुकान पे जाइए, कोई बर्क लगी हुई मिठाई नहीं लेनी। आप लोग मुझसे अवस्था में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, आप लोग जानते हैं कि बर्क किससे बनती है? किससे बनती है? चांदी से। एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम से होती है, एल्युमिनियम से होती है सर, एल्युमिनियम चांदी। भूल नहीं, जाइए, ये चांदी वाले दिन है। वो आत्मों से, सर आत्मों से बनता है, जानवरों की कुछ आत्मों से वो इस प्रकार से बनता है, प्रोसेस उसकी सर। बचपन में खाई है चांदी की बरक, अब हाँ, सबको वो एल्युमिनियम की बरक मिल रही है जी। तो चांदी की बरक में तो चांदी और सोना, ये दोनों चीजें शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, वो एक अच्छी चीज हुआ करती थी। अब तो ये एल्युमिनियम की बरक खिला के हमको जहर खिलाया जाता है, और हम शौक से कहते हैं भैया थोड़ी बरक इस पे नहीं, इस पे और लगा के दो। तो एल्युमिनियम की बरक ये जहर है हमारे लिए। तो हम लाख आयरन खाते रहे, लाख प्रोटीन खाते रहे, उधर एल्युमिनियम खाएंगे, बर्बाद हो। तो कृपया इन चीजों पे जागरूक होइए। आप सब लोग संभ्रांत लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पदों पे आसीन हैं। आप लोगों से फिर मेरी करबद्ध विनती है, जो जहां से मूवमेंट शुरू कर रहा है, मैंने तो कुछ जजेस को भड़काया, भैया किसी से पीआईएल पढ़वा दो ना, अपनी कोर्ट में किसी से पीआईएल पढ़वा दो कि हमको एल्युमिनियम की बरक खिला रहे, और उस पर बैन लगाओ। तो मैं आप लोगों को भी इसी चीज को दे रहा हूं कि ये बंद करवाइए, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। तो हाँ, हमको आयरन चाहिए, हमको विटामिन चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, ये हुआ रॉ मटेरियल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। शरीर आपकी मशीनरी, उसको स्वस्थ रखिए, लिवर, किडनी, बोन मैरो ठीक रहेंगी, तो आयरन बनता रहेगा और हीमोग्लोबिन बनता रहेगा, काम करता रहेगा। सर, थोड़ा सा पानी के ऊपर हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो पानी वाली प्रॉब्लम चल रही है, अधिकांश जगह मेजॉरिटी में लोग आरओ का पानी या पोर्टेबल वाटर जो पी रहे हैं, घरों में भी पी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमको जो पानी रा मिल जाता है, अगर बोरवेल से, अपना बोरवेल है, और उसमें 300 से 400 के बीच में अगर हमारा टीडीएस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट पानी पीने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं तो मैक्सिमम मिनरल तो हमारे फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपनी ओपिनियन सर आप दें। ये आपने दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। देखिए, हम कहते हैं मिनरल वाटर, अरे अकल मारी गई है हमारी पढ़े लिखे अपने आप को समझदार समझने वाले लोगों की। मिनरल वाटर, अरे डीमिनरलाइज्ड वाटर है भाई, मिनरल वाटर कहाँ है? ये तो हमको फिर आधुनिकता के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है, और इस मूर्ख बनाने में अग्रणी है हमारी साइंस के नाम पे जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो हमको मूर्ख बना रही, और इस मूर्खता में हम सब फंसे हुए हैं और अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं हम। अब जो आपने पूछा, इसका सही उत्तर मेरे पास नहीं है। वास्तव में मैंने कभी इसको पूरा पढ़ने और जानने की कोशिश भी नहीं, क्योंकि वाटर की कंडीशन आजकल बहुत खराब है। जो हम अपनी बोरिंग से पानी निकाल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे पड़ोस में कौन सी फैक्ट्री है जो उस बोरिंग में अपना वेस्ट डाल रही है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे घर के पीछे जो एक बस्ती थी, बिल्कुल घर से के पीछे एक पुरानी गांव की बस्ती थी, और वो बस्ती में हर मई जून में उसमें से 10-15 राम हो जाती थी। क्यों होती थी? जॉन्डिस फैलता था, कॉलरा होता था, और 10-15 गुजर लेते थे। हर साल का था। फिर बाद में ये हुआ कि वो होता क्या है, पता चला उस बस्ती में लोगों ने क्या किया है, जो पुराने रहने वाले के बाशिंदे थे वहां के, फिर बाद में उनको कोई हटा नहीं सकता, उन सब ने पहले तो शौच में बाहर जाते थे, फिर उन्होंने क्या किया, सबने 50-50 फीट बोरिंग कराई और उसके ऊपर सीट रख दी, और उसके उस ऊपर निकाला, नीचे गया, बगल में हैंडपंप लगाया उससे, ठीक है। तो हर गर्मी में वहां से 10-15 टपक जाते। ये हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते। वहां पे फैशन था 50 फीट की बोरिंग कराओ, ऊपर सीट रख दो, खत्म, कोई सीवेज का चक्कर ही नहीं।
आज हमारे यहाँ कितनी फैक्ट्री गाजियाबाद में ऐसी है जिन्होंने 200 फीट की बोरिंग करा के वहीं पे अपना 100 फीट की 150 फीट की बोरिंग करा के उसी में अपना देश डाल देती है। और हम अपनी बोरिंग करके हम क्या म्यूनिसिपैलिटी का पानी तो अशुद्ध आता है, हम उसको शुद्ध पानी पी रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम भाई साहब कि हम कहाँ बैठे हैं और हम स्वयं भी राक्षसी प्रवृत्ति करते हैं जब अपना स्वार्थ होता है और दूसरों की राक्षसी प्रवृत्ति को झेलते हैं। तो हमारा वो आरओ क्या कर रहा है हम नहीं जानते, हमारा एक्वागार्ड क्या कर रहा है हम नहीं जानते, हमारा फिल्टर क्या कर रहा है हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित हो रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब ही करेंगे। वो पॉल्यूशन भी खराब करेगा, जो वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, और जो हम कर रहे हैं हम भी अपने आप को खराब कर रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर मेरे पास नहीं कि हम करेंगे, तो ये मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत 2 घंटे हमको समय दिया और मैं समझता हूँ सारे प्रश्नों का जवाब दिया। और ये बहुत बड़े, अभी भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे सेशन में 2 घंटे तो हो चुके हैं और मैं समझता हूँ आपका 2 बार फोन आ चुका है, घर से ही फोन होगा बार बार बहन जी का। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अनम्यूट, ताकि कोई ये ना कहे कि सब मेरा प्रश्न नहीं पूछा गया। बहन जी के 2 फोन जब काटे तो बहन जी साक्षात प्रकट हो गई थी। तो मैं वही हिम्मत कैसे की मेरा फोन काटने की, बताओ। मैं समझ गया कि बहन जी का ही फोन आया, 2 बार फोन जो आया है। और किसी का कोई प्रश्न तो, ताकि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई मेरा प्रश्न रह गया। किसी का भी कोई प्रश्न है? नहीं है? चलिए मैं पूछ सकता हूँ आपसे? अरे एक सवाल तो मेरा कि जैसे मैं गोली क्या मुझे कब खानी चाहिए? जैसे कि जनरली क्या था कि गोली कब खानी चाहिए, भोजन के पूर्व खानी चाहिए, भोजन के बाद खानी चाहिए? जैसे कि मैं टेनिप्राइड M1000 लेता हूँ, ग्लाइकोमेट GP4 लेता हूँ, मतलब तो ये जो दवाएं हैं हर दवा के साथ में उसका एक अलग नियम काम करता है। ये दोनों ही दवाएं ऐसी हैं कि जिसमें जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन तो कार्बोरेटर को इम्प्रूव कर रही है, वो तो कार्बोरेटर की एफिशिएंसी बढ़ा रही है, तो उसको हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दवा है जो ग्लाइकोमेट में GP जो दवा है वो टुल्लू पंप है। ओके, वो 1, 2, 3, 4 मिलीग्राम में हम उतनी उसकी हॉर्स पावर बढ़ा रहे हैं, उतनी उसकी बोरिंग बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या करता है, शरीर से इंसुलिन निकाल रहा है। आपने डायनाग्लिप्ट कहा या G10 कहा, क्या नाम कहा? नहीं, मैं टेनिप्राइड M1000 लेता हूं सर। और टेनिप्राइड है, टेनिप्राइड भी वो अंदर से इंसुलिन निकाल रहा है। तो इन दवाओं को हमें भोजन के आधा घंटा पूर्व लेना पड़ता है, जिससे वो निकाल जाए, एब्जॉर्ब हो, काम करना प्रारंभ करे, इंसुलिन निकाले। फिर जब इंसुलिन निकल के आएगी तो वो काम करेगी, शुगर को कंट्रोल करेगी। तो तब तक हमारा, जब तक हम भोजन करें तब तक वो काम करना तैयार हो जाए। तो इन दोनों दवाओं को आधा घंटा पहले हमें लेना होता है। नहीं, आपकी दूसरे का था। नहीं, बिल्कुल टेनिप्राइड M मैं ब्रेकफास्ट से पहले लेता हूँ। और आपने डॉक्टर साहब मेरी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन स्टार्ट की थी, एटोब्रा.5, मतलब ताकि मुझे लंबा टाइम हो चुका था उसके लिए कि ताकि वो उस पर बैठना पड़े। पिछले मैं समझता हूँ कि वो ये 10 साल से वही मेडिसिन मेंटेन कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मेरी अपनी मेंटेन भी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आप 2 घंटे आपने हमको दिए। और किसी अब ऐसा देखिए अश्विनी मित्तल जी का भी फोन आ चुका है, वो मेरे ख्याल से कह रहे कि मुझे लगता है फोन वहाँ से करा दिया गया, लगता है तो भाई साहब को छोड़िएगा। हाँ अश्विनी, हाँ छोड़ रहे मतलब वो भी सिफारिश कर रहे हैं तो अब भाई साहब फोन वहाँ तक आ चुका है। तो भाई साहब मैं समझता हूँ कि सारे प्रश्नों का जवाब है। साहब एक सवाल मैं छोटा सा रह गया, अगर कहें तो पूछ लेता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधियों में तो डायबिटीज को पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है, एलोपैथिक दवाओं ठीक क्यों नहीं होती? ये तो मैं कहता जवाब ऑलमोस्ट दे भी चुके हैं, और कहीं ना कहीं संशय इस तरह का रह जाता है सर। ये डायबिटीज अगर ठीक होती है तो आपके अपने प्रयास से ठीक होती है, किसी औषधि से नहीं। ठीक, राइट। औषधि कोई भी आपको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकती, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथी हो। अच्छा, हमारा जब हम अपने खान पान रहन सहन की गड़बड़ियों से हम अपनी उम्र बढ़ाते हैं, हम 60 वर्ष के हैं लेकिन अपने शरीर को 70 वर्ष का बूढ़ा कर देते हैं। तो हम 70 वर्ष की जो हमने अपने आप को बूढ़ा बना रखा है, उससे हम 60 वर्ष पे तो वापस आ सकते हैं अपने आप को ठीक करके, लेकिन 60 से 59 पे तो नहीं जा सकते, है ना? तो हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाके उस 70 से 60 में आने का प्रयास हमको करना चाहिए, वही हमको स्वस्थ रख सकता है। आयुर्वेदिक सिद्धांत इसमें मदद कर सकता है। आयुर्वेदिक दवा
देखिए 2-3 चीजें हैं। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी एलोपैथिक के प्रति कोई ऐसा मोह नहीं है कि एलोपैथिक से मैं मोहग्रस्त हूँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह से, कि नहीं यही सही है। दूसरी चीज, आयुर्वेद से मेरा प्रेम है, वैर नहीं है कहना नहीं, मुझे आयुर्वेद से प्रेम है। एलोपैथिक की कुछ बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हैं। उनमें एक है बेहोशी की दवाएं, एक है पेन किलर, तीसरी है एंटीबायोटिक, है ना। तो ये हार्ट की और डायबिटीज की ये दवा एलोपैथी ने बहुत अच्छी ढूंढी। अच्छा, मैं ये बता दूं एलोपैथी ने ये अच्छी क्यों ढूंढी। एलोपैथिक एक कॉमर्शियल उपक्रम है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये कॉमर्शियल उपक्रम है। सारी दवा की फैक्ट्री अरबों रुपया लगाती है एक दवा को इन्वेंट करने में। क्यों? क्योंकि उसके बाद खरबों कमा लेंगे। अच्छा, आयुर्वेद में ये सब काम हो चुके, वहां पे अब हमारे पास कोई नया अभी जिसपे हम पेटेंट ले लेंगे ऐसा कुछ अभी करने को नहीं है। हमें उन्हीं चीजों की मार्केटिंग करके हम उसमें वो कमाना है। तो एलोपैथ में इस वक्त सारा का सारा जो डायबिटीज में पैसा है और उसमें हार्ट में पैसा है, इसलिए डायबिटीज और हार्ट की दवाएं इन्होंने बड़ी अच्छी खोज ली। तो इसमें वास्तव में वो दवाएं हैं इस वक्त जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाएं तो सारी डायबिटीज में काम करने वाली पहले भी थी ना, लेकिन पहले तब भी इंडिया में मैक्सिमम पेशेंट्स डायबिटिक्स के हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया। हम आयुर्वेदिक दवा के भरोसे एक बार बैठ जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत को जीवन शैली में नहीं उतारते। हमें उसको उतारने की आवश्यकता है, वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। आयुर्वेदिक दवा भी अभी भी कोई ऐसी दवा नहीं है जो डायबिटीज को पूर्ण रूप से ठीक कर दे, सिवाय आपके प्रयास के। जब आप लगेंगे तो उसको अपने आप को दबा के, जैसा कि अभी मुकुल भाई साहब ने कहा 22 वर्षों से वो अपने आप को बनाए, जैसे आपने कहा ये दवाएं आपकी 4-5 वर्ष पूर्व लिखी हुई, आप आज आप उसी दवा पे कंट्रोल में, ये अपने आप को आपने कंट्रोल कर रखा, दवाओं ने नहीं कंट्रोल किया। तो ये क्रेडिट हमको दवा को देना ही नहीं, ये क्रेडिट हमें डॉक्टर को देना ही नहीं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट तो पेशेंट को स्वयं जाता है। लेकिन भाई डिस्क्रेडिट भी मैं नहीं दूंगा कि मुझे हार्ट अटैक पड़ा तुम्हारे कारण से, ना बिल्कुल नहीं। आपके अपने कारण से पड़ा, कॉलेज पड़ा आपके अपने कारण से पड़ा, किडनी फेल हुई आपकी अपनी, आपकी और आपकी डायबिटीज के कारण से। मैं क्यों डिस्क्रेडिट लूं? ना किसी दवा के कारण से हुआ, दवा को भी डिस्क्रेडिट नहीं देना, खुद भी डिस्क्रेडिट नहीं लेना। क्रेडिट भी मैं नहीं लेता हूँ सिवाय इसके कि जितना मैं जानता था उतने में मैं आपको एक बता पाया, समझा पाया और करवा पाया। किया तो सब कुछ आपने, क्रेडिट गोज टू यू। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन है सर? क्या क्वेश्चन है? चलो चलो चल रहा, अभी चल रही क्लास चल रही है, चलिए मैं करता हूँ। चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, आज बहुत सुंदर आपका रहा। और जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है खोल लीजिएगा, क्योंकि हम हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब को बिल्कुल हम कुछ कह नहीं सकते कि हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि आपने हमें इतना वो दिया, हम तो हाथ जोड़ के कह सकते हैं हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 घंटे का समय नॉन स्टॉप आपने हमको दिया और कैसे बहुत सारे ऐसे सवालों का हमको जवाब दिया जो कि वास्तव में थे। और खासकर मैं तो अपने लिए मानता हूँ कि मैं आज के बाद आपको देता हूँ कि वो नमकीन में भुजिया और हरी मिर्च डाल के नहीं खाऊंगा, और शाम को जो जुगल के 2 रस खाता था सोते वक्त में वो नहीं खाऊंगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आज का जुगल का कोई रस नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। बाकी मैं सब लोग हाथ जोड़ के मैं आपको जो है वो करते हैं, सभी लोग आपको हाथ ताली जाके हम लोग करते हैं। हम बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम लोग आपको हाथ जोड़ के कहते हैं सर बहुत बहुत जो है। और हम मेरे चाहेंगे तो 2 बड़े भाई थे, और हमें ऐसी मेरे 2 बड़े भाई थे, आपने मुझे इतने सारे बड़े भाइयों से और मिलवा दिया। आप सबका आशीर्वाद रहे। ये हमारे डीडीसी साहब हैं, सब कजारी सर्विस के डायरेक्टर हैं सब। डीडीसी साहब देखिएगा सब, ये देखिए चश्मे से देखिए, ये हमेशा एवरी डे आते हैं। आप कजारी सर्विस के डायरेक्टर हैं डीडीसी साहब, और देखिए मुस्कुरा रहे हैं। और ये देखिए कितना हमेशा मेरे बड़े भाई हैं डीडीसी साहब, हमेशा मैं इनसे हमेशा मार्गदर्शन लेता रहा मुझ पर। मंदिर साहब जो अपने पंजाब से हैं, विनय कुमार साहब, सुषमा जी मेरी पत्नी जो 2 घंटे से लगातार मेरे साथी हैं, और मेरी मदर कृष्ण कला शर्मा, अश्विनी जी हमारे भाई, वीएन चौधरी साहब, अशोक गोस्वामी साहब, और ये हट से अखिलेश जी बंगलौर से हैं, एम सक्सेना दिल्ली से हैं, मुकुल गुप्ता साहब, ऐसे सिंह साहब, आर्यन चतुर्वेदी साहब, मेंबर टिमनर। हाँ सब ये जो है अपने आप में एक अजीब वो है कि सब 2 घंटे ये सेशन चला है साहब, 2 घंटे फर्स्ट टाइम 78 नंबर सेशन 2 घंटे चला। हमारी जूम की हिस्ट्री में, अरविंद शर्मा की हिस्ट्री में पहली बार इसका श्रेय आपको जाता था। और आपने जो हमको 2 घंटे समय दिया,
हम आपको नमस्कार करते हैं और हम करवत प्रार्थना करें कभी हम दोबारा बुलाएं तो आप अवश्य आइएगा साहब। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू सर।